निंगफुंग हमेशा से एक लूजर था। तीसरी बार एग्जाम दिया और फिर भी सबसे कमजोर 1 स्टार रेटिंग मिली। सब उस पर खुलकर हंसे। लेकिन तभी उसके पास एक सिस्टम मैसेज आया जो किसी भी नॉर्मल स्किल को एक बेहद ताकतवर फॉरबिडन स्किल में बदल सकता था। यह स्किल चलती थी डार्क पावर से। जब उसने पहली बार यह स्किल यूज की तो माहौल ही बदल गया। सबको लगा कोई डीमन लॉर्ड आ गया है। उसके टीचर और कैप्टन तक टेंशन में आ गए। यह स्टोरी बेहद मजेदार, यूनिक और धमाकेदार है। स्टोरी शुरू होने से पहले हाइप करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। अवेकनिंग स्कूल नंबर 7 का माहौल गर्मा उठता है क्योंकि क्लास की अवेकनिंग सेरेमोनी आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है और हर कोई बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार करता है। एक एक करके स्टूडेंट्स टेस्टिंग स्टोन पर आते हैं ताकि अपनी छिपी हुई पोटेंशियल नाप सकें। जो भी टेस्ट पास करता है उसे बिगिनर गियर मिलता है और वो सीधे लाइव कॉम्बैट एग्जाम में चला जाता है। घबराई हुई भीड़ के बीच निंगफंग शांत खड़ा रहता है क्योंकि वो लगातार 3 साल से अवेकन नहीं हो पाया है। जैसे ही उसका नाम पुकारा जाता है पूरा इलाका खुले मजाक और हंसी से गूंज उठता है। देवी का पीछा करने वाला कहकर बदनाम और 18 साल की उम्र में भी अनअवेकेंड निंगफिंग सबको नजरअंदाज करते हुए टेस्ट देने चला जाता है। आज की एग्जामिनर चाई वेई हैं, एक जवान टीचर जो सख्त भी हैं और दयालु भी। वो उसे टेस्ट शुरू होने से पहले खुद को संभालने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देती हैं। सब कुछ तैयार होने के बाद निंगफिंग अपना हाथ क्रिस्टल स्टोन पर रखता है। वो अपने दिमाग पर हावी सारे दबाव को परे धकेल देता है। उसी पल एक झटके जैसा शॉक और चक्कर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। पहले के उलट इस बार स्टोन आखिरकार रिएक्ट करता है। हरी रोशनी की एक चमक कंफर्म करती है कि वो मैजिक क्लास से है। प्रोसेस खत्म होते ही निंगफिंग के दिमाग में एक बिगिनर स्पेल अपने आप अनलॉक हो जाता है। अगला कदम उसकी स्टार रेटिंग चेक करना है और ची वेई सांस रोककर रिजल्ट देखती है। लेकिन उसकी फाइनल रेटिंग सिर्फ 1 स्टार निकलती है, जो वांग युए जैसे जीनियसेस से कहीं कम है। ची वेई अपनी निराशा नहीं छुपा पाती और अपने स्टूडेंट के भविष्य को लेकर चुपचाप एक आह भरती है। भीड़ तुरंत हंसी में फूट पड़ती है, ये मानते हुए कि अब निंगफिंग के पास हालात बदलने का कोई मौका नहीं बचा। ची वेई स्टूडेंट के रूखे रवैये पर भौहें सिकोड़ती हैं और उसके पास ये पूछने जाती हैं कि उसने कौन सा स्किल अवेकन किया है। लेकिन निंगफंग की आंखों में सूनापन देखकर वो पूछने का इरादा छोड़ देती है। लगता है शौक ने उसे पूरी तरह सुन्न कर दिया है। वो धीरे से उसे बिगिनर इक्विपमेंट थमाती हैं और अगले राउंड की तैयारी के लिए हौसला देती हैं। निंगफिंग बिना सोचे समझे गियर ले लेता है क्योंकि जिस चीज ने उसे स्तब्ध किया है वो अवेकनिंग का रिजल्ट नहीं है। अवेकन होने के तुरंत बाद उसके दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज उभरती है और बताती है कि सिस्टम एक्टिवेशन की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, एक वर्चुअल इंटरफेस सामने आता है जिसमें डार्क ऑरिजिन पावर और एक खास रिवॉर्ड के बारे में सूचना होती है। ये उसे हर हफ्ते बिना किसी कीमत के एक नया फॉरबिडन स्पेल डालने की यूनिक एबिलिटी भी देता है। निंगफिंग पूरी तरह अभिभूत हो जाता है क्योंकि डार्कनेस और फॉरबिडन स्पेल्स दोनों ही बेहद खतरनाक पावर्स हैं। दोनों का एक साथ मिलना उसे किसी प्राचीन लेजेंड जितना अविश्वसनीय लगता है। लेकिन सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ और घोषणा करता है कि उसका स्टार्टर स्किल अपग्रेड किया जा रहा है। कुछ ही पलों में वो एक विनाशकारी डार्क फॉरबिडन टेक्निक में बदल जाता है। निंगफिंग का दिमाग घूम रहा होता है, लेकिन लाइव कॉम्बैट एग्जाम शुरू होने वाला है, इसलिए वो इसे आजमाने का फैसला करता है। कॉम्बैट एग्जाम सबको लगभग 50 के ग्रुप में बांटता है और उन्हें मॉन्स्टर्स का शिकार करने और अपने स्किल्स सुधारने के लिए एक सीक्रेट रियल्म में भेज देता है। नियम सख्त हैं, कोई बाहरी मदद या धोखाधड़ी की इजाजत नहीं और ड्रोन हर चीज पर नजर रखते हैं। चाई वेई सबको आखिरी बार अपने स्किल्स चेक करने की याद दिलाती है, जबकि निंगफिंग अपना स्टेटस पैनल खोलता है। उसका मौजूदा स्किल एक डार्क फॉरबिडन स्पेल है जो शैडो एनर्जी को एक शील्ड में बदल देता है, जो पास आने वाली किसी भी चीज को कुचल देता है। फिर भी निंगफिंग को डर है कि डार्क मैजिक इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर उसे गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे। उसे अब भी नहीं पता कि ये अजीब सिस्टम आया कहां से, लेकिन अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है। उसी पल ची वेई इशारा देती है और हर कैंडिडेट तुरंत तैयार सीक्रेट रियल्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। भीड़ के साथ बहते हुए निंगफिंग इस नई जगह में कदम रखता है और आसपास का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। स्टूडेंट्स पॉइंट्स के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार करने को हर दिशा में तुरंत बिखर जाते हैं। उनका सामना सबसे पहले फॉरेस्ट गॉब्लिन्स के एक झुंड से होता है। निंगफिंग तुरंत ऊपर देखता है और उसे सिर पर मंडराते अनगिनत सर्वेलेंस ड्रोन्स नजर आते हैं। यही वजह है कि वो अपने फॉरबिडन स्पेल को आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाता, हालांकि वो उसका इकलौता असली हथियार है। कोई चारा न बचने पर निंगफिंग एक कोने में छिपकर हालात देखता है, जबकि हर पल कंट्रोल रूम तक लाइव दिखाया जा रहा होता है।
उसका छिपे रहने का फैसला एक सीनियर एग्जामिनर को तुरंत गुस्सा दिला देता है, जो इसे नाकाबिले बर्दाश्त कायरता बताते हैं। ची वे जल्दी से समझाती हैं कि निंग फिंग का शरीर कमजोर है और उसकी फाइटिंग स्टाइल डिफेंसिव है, इसीलिए सीधा हमला करना बहुत जोखिम भरा होगा। लेकिन सुपरवाइजर कैप्टन जो बेहद कड़क हैं और तुरंत निंग फिंग को एग्जाम से हटाने की मांग करते हैं, ये कहते हुए कि एक 1 स्टार अवेकनर के लिए यहां कोई जगह नहीं है। जब ची वे अब भी बहस कर रही होती हैं, तभी एक घबराया हुआ स्टाफ मेंबर रिपोर्ट करता है कि एक सर्वेलेंस ड्रोन तबाह हो चुका है और इलाके भर के सिग्नल्स फेल होने लगे हैं। एनर्जी डिटेक्शन सिस्टम भी सीक्रेट रियल्म के अंदर तेजी से बढ़ती एक असामान्य पावर का पता चलने पर अलार्म बजाने लगता है, जिससे इमरजेंसी इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। कैप्टन जो तुरंत मैक्सिमम सिक्योरिटी का आदेश देते हैं और कंट्रोल रूम में तनाव छा जाता है। रियल्म के अंदर कैंडिडेट्स अफरा तफरी में पड़ जाते हैं क्योंकि अचानक एक भारी भरकम म्यूटेटेड क्रीचर सामने आता है। वो दिखने में गॉब्लिन जैसा है, लेकिन उसका शरीर विशालकाय और किसी अनुभवी योद्धा जितना खूंखार है। ये मॉन्स्टर आसपास के गॉब्लिन्स को एक कोऑर्डिनेटेड काउंटर अटैक के लिए इकट्ठा कर लेता है। वो एक हुक्म जैसी दहाड़ लगाता है जो हर इंट्रूडर को मौत के लिए निशान बना देती है। पहले कमजोर लगने वाले गॉब्लिन्स अपने लीडर के अंदर एक बेहद खतरनाक ताकत बन जाते हैं। एक ड्रोन वहां से गुजरता है, लेकिन म्यूटेंट छलांग लगाकर उसे आसमान से गिरा देता है। ड्रोन फट जाता है और मलबा जमीन पर बिखर जाता है। मलबे का एक टुकड़ा ठीक वहीं गिरता है जहां निंग फिंग छिपा हुआ है। हल्की सी आवाज तुरंत गॉब्लिन्स का ध्यान खींच लेती है। उनमें से एक गॉब्लिन चीफ है और वो फौरन निंग फिंग की छिपने की जगह ताड़ लेता है। निंग फिंग को अब भी नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन मॉन्स्टर्स को असामान्य कोऑर्डिनेशन में काम करते देखकर और ये नोटिस करते हुए कि हर सर्वेलेंस ड्रोन गायब हो चुका है, उसे एहसास होता है कि उसका मौका आ गया है। किसी के बिना देखने पर यह उसके फॉरबिडन स्पेल को आजमाने का सबसे सही पल है। निंगफुंग आसमान की तरफ हाथ उठाता है और अपनी डार्क फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट करता है। एलीट गॉब्लिन तुरंत खतरा भांप लेता है और उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। पल भर में जमीन से अनगिनत सड़ी गली हड्डियां उठ खड़ी होती हैं, जिनके साथ मौत जैसा भारी ऑरा फैला होता है। बाहर कंट्रोल रूम में हड़कंप मच जाता है क्योंकि हर सर्वेलेंस फीड गायब हो जाती है और डार्क एनर्जी का उछाल इतना तेज है कि उन्हें शक होता है कोई किंग क्लास मॉन्स्टर आ गया है, जिससे तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ता है। ची वेई डर जाती है क्योंकि एक किंग क्लास क्रीचर पूरे शहर को तबाह कर सकता है और वो समझ ही नहीं पाती कि एग्जाम के दौरान ऐसा कैसे हो सकता है। रियल्म के अंदर गॉब्लिन चीफ और उसके फॉलोअर्स ये डरावना नजारा देखकर पूरी तरह हिम्मत हार जाते हैं। उन्होंने पहले सोचा था कि निंग फोंग एक आसान शिकार होगा, लेकिन इसके उलट वो इतनी जबरदस्त ताकत छोड़ता है जो यकीन से परे है। निंग फोंग पहली बार फॉरबिडन स्पेल को कंट्रोल करना धीरे धीरे सीख रहा है और तकलीफ के बावजूद इसकी पावर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस की बाढ़ लगा देता है, यहां तक कि उसका ध्यान लगभग भटकाने लगता है। हर गिरता गॉब्लिन और ज्यादा एक्सपीरियंस देता है और इस रफ्तार से पूरा झुंड मिटता जा रहा है। बैटलफील्ड के दूसरी तरफ गॉब्लिन चीफ शॉक में जमकर खड़ा रह जाता है। ये समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। निंग फिंग का ऑरा उसे इतना डरा देता है कि वो सोचने लगता है कि ये सच में इंसान भी है या नहीं, लेकिन इतना सोचने से नतीजा नहीं बदलता। लड़ाई पहले ही तय हो चुकी है क्योंकि गॉब्लिन चीफ और उसके सारे फॉलोअर्स पूरी तरह खत्म कर दिए जाते हैं। सफाई के बाद निंग फिंग को एक्सपीरियंस की भारी मात्रा मिलती है, जो लगभग 6000 पॉइंट्स तक पहुंच जाती है। वो अपना स्टेटस पैनल खोलता है और पाता है कि वो सीधे लेवल 10 पर पहुंच गया है। पिछले सालों में टॉप स्टूडेंट भी इस एग्जाम के दौरान सिर्फ 1 या 2 लेवल ही चढ़ पाता था। उसका ज्यादातर एक्सपीरियंस गॉब्लिन हॉर्ड से आया है, लेकिन निंग फिंग खुद भी नहीं समझ पाता कि एग्जाम के इलाके में ऐसे मॉन्स्टर्स आए कैसे। आखिरकार वो अपना ध्यान गॉब्लिन चीफ के गिराए लूट पर देता है और हर आइटम रेयर है। सबसे कीमती एक खास सील है जो इस्तेमाल करने वाले की स्पीड को हमेशा के लिए 10 पॉइंट्स बढ़ा देती है। एक चमकता हुआ हथियार भी है जो साफ तौर पर एक रेयर आइटम है। एक बार इक्विप करने पर यह स्ट्रेंथ, स्पीड और क्रिटिकल डैमेज को काफी बढ़ा देता है। बदकिस्मती से इसके लिए लेवल 20 चाहिए, इसलिए निंग फिंग सब कुछ बाद में इस्तेमाल करने या बेचने के लिए संभाल कर रख लेता है। अब जाकर उसे सच में एहसास होता है कि यह सिस्टम कितना कमाल का है, जिसकी ग्रोथ रेट नामुमकिन जैसी लगती है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है जो हर कैंडिडेट को सीक्रेट रेल्म तुरंत खाली करने का आदेश देती है। निंग फिंग चारों तरफ नजर दौड़ाता है। वो हैरान रह जाता है ये देखकर कि पूरा बैटलफील्ड तबाह हो चुका है, पेड़ और जमीन पूरी तरह बर्बाद। फॉरबिडन स्पेल के छोड़े गए बड़े बड़े गड्ढों से अब भी काला धुआं निकल रहा है, जो इसकी विनाशकारी ताकत को साबित करता है।
हालात खतरनाक होते देख निंग फंग फौरन तय करता है कि मुसीबत में फंसने से पहले वहां से निकल जाए। वो जल्दी से खाली हो रहे डेंजर जोन की भीड़ में घुल मिल जाता है। बाहर कैप्टन जो बेहद दबाव में है, पसीने से तरबतर। एक किंग क्लास मॉन्स्टर का सामना करना बेहद गंभीर हालात है और मदद कहीं नजर नहीं आ रही। अफरा तफरी के बीच अचानक उन्हें एहसास होता है कि वो खतरनाक एनर्जी पूरी तरह गायब हो चुकी है। इससे उन्हें डर और बढ़ जाता है कि कहीं वो खतरनाक क्रीचर बच निकला तो नहीं। बिना देर किए वो तुरंत अपने सुपीरियर्स को इमरजेंसी रिपोर्ट भेज देते हैं। पूरा लॉकडाउन लगा दिया जाता है, सिर्फ इवैक्यूएशन के लिए एक ही रास्ता खुला छोड़ा जाता है। सीक्रेट रियल्म से निकलने के बाद निंग फेंग को असामान्य तनाव भरा माहौल महसूस होता है, क्योंकि हर तरफ घबराहट फैली है। ची वेई उसे देखते ही दौड़ी चली आती है, उसकी हालत देखने के लिए। वो बार बार पूछती हैं कि क्या निंग फेंग को चोट तो नहीं लगी, जबकि वो बिल्कुल ठीक ठाक दिखता है। हालांकि सारी घटना की असली वजह वही है। उसे सुरक्षित पाकर ची वेई जल्दी से कैंडिडेट्स को वहां से दूर ले जाती हैं और घोषणा करती हैं कि एग्जाम रोक दिया गया है। जो भी इसमें शामिल नहीं है उसे तुरंत जाने का आदेश दिया जाता है, जबकि निंग फेंग वंग युए के साथ लौटता है। तनाव भरे माहौल से कंफ्यूज होकर, भले ही वो असामान्य एनर्जी उसी से आई थी, फिर भी निंग फेंग भोलेपन से यही मानता रहता है कि इस सब की वजह वो म्यूटेटेड गॉब्लिन ही था। वांग युए गलती से मान लेती है कि एग्जाम के बीच में रुकने का निंग फंग पर गहरा भावनात्मक असर पड़ा है। वो निंग फंग को अपनी टीम ज्वाइन करने का न्योता देती है, क्योंकि उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज अकेले लड़ने के लिए सही नहीं है। लेकिन निंग फंग साफ इनकार कर देता है, हालांकि उसके अंदर कहीं ना कहीं उस लड़की को मना करने का अफसोस भी होता है जिसे वो पसंद करता है। निंग फंग जानता है कि उसकी हर पावर एक डार्क फॉरबिडन स्पेल है और इसे उजागर करना खुद अपने मौत के वारंट पर साइन करने जैसा ही होगा। अगर वंग युए को उसका राज पता चल गया तो वो शायद बिना सोचे समझे उसे खत्म कर देगी। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। कल सुबह 8 बजे वेस्ट गेट, मैं इंतजार करूंगी। निंग फंग जड़ हो जाता है, हैरान कि वंग युए ने उसे मना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ये अब न्योते जैसा नहीं बल्कि सीधा हुक्म जैसा लगता है। ये कहने के बाद वो अपने बाल ठीक करती है और बिना पीछे मुड़े चली जाती है। निंग फेंग बेबस खड़ा रह जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह उसकी राय को नजरअंदाज कर देती है। उसका दिमाग तमाम भागने के तरीकों में उलझ जाता है, लेकिन कोई भी मुमकिन नहीं लगता। वो जानता है कि एक बार वांग युए ने किसी पर नजर गड़ा दी तो बचना नामुमकिन है। अच्छी तरह सोचने के बाद निंग फंग तय करता है कि उसे अपनी असली पावर छुपाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वो यूएन सिटी ट्रेडिंग मार्केट की तरफ चल पड़ता है, जो बिल्ट इन स्किल्स वाले इक्विपमेंट बेचने के लिए मशहूर जगह है। उसका प्लान है कुछ आइटम्स खरीदकर अपनी स्ट्रेंथ को नकली दिखाना, ताकि वांग युए का शक न बढ़े। साथ ही वो सीक्रेट रियल्म से मिले लूट को बेचने का भी सोचता है। एक खूबसूरत सेल्स वुमन उसका स्वागत करती है, लेकिन निंग फेंग को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ऐसा इक्विपमेंट मांगता है जो उसके स्पेल के साथ कंपैटिबल कोई स्किल एक्टिवेट कर सके, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। सेल्स वुमन तुरंत समझ जाती है कि वो नया ग्राहक है और बड़े उत्साह से महंगे इक्विपमेंट और स्टोर की प्रमोशंस बताने लगती है। उसकी लगातार बिक्री की कोशिशों के बावजूद निंग फेंग अपने असली मकसद पर टिका रहता है और सिर्फ इतना चाहता है जो बाकियों को धोखा देने के लिए काफी कन्विंसिंग लगे। जब उसे एहसास होता है कि उसका महंगा गियर खरीदने का कोई इरादा नहीं, उसका रवैया फौरन ठंडा पड़ जाता है। वो उसे एक नए एम्प्लॉई के हवाले कर देती है ताकि अपना और वक्त बर्बाद ना करे। वो जवान एम्प्लॉई कहीं ज्यादा दोस्ताना है और निंग फेंग की मदद करता रहता है। साथ में वो डिस्प्ले एरिया में घूमते हैं और कई सही इक्विपमेंट आजमा कर देखते हैं। आखिर में निंग फेंग एक ऐसी रिंग चुनता है जिसमें स्किल स्टेबलाइजेशन का असर है। इसके बाद बारी आती है उसके लूट की जांच और बिक्री की। एम्प्लॉई उसे अप्रेजल सेक्शन ले जाता है ताकि प्रोसेस शुरू हो सके। अप्रेजर एक अधेड़ उम्र का आदमी है जिसे मास्टर वांग के नाम से जाना जाता है। निंग फंग हथियार टेबल पर रखता है और मास्टर वांग फौरन बारीकी से उसका निरीक्षण शुरू करते हैं। वो कंफर्म करते हैं कि ये एक रेयर ऑरेंज ग्रेड हथियार है जो स्पीड बढ़ाता है और जेएम सॉकेट्स के जरिए कस्टमाइजेशन का मौका देता है, जो बिगिनर्स के लिए एकदम सही है। वो इसे कीमती आइटम बताते हुए तारीफ करते हैं और निंग फेंग से पूछते हैं कि उसके दिमाग में कौन सी कीमत है। मास्टर वांग फौरन एक संभावित खरीदार से संपर्क करते हैं, जबकि शाओयांग निंग फेंग की मदद करता रहता है। सबसे पहला व्यक्ति जिससे वो संपर्क करते हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो अपने किसी परिवार वाले के लिए अच्छे इक्विपमेंट की तलाश में हैं। हथियार जल्दी ही बिक जाता है क्योंकि ये खरीदार की जरूरत से पूरी तरह मेल खाता है। सौदा आखिरकार 50,000 स्टार कॉइन्स में तय हो जाता है। ब्रोकरेज फी काटकर निंग फेंग को 46,000 स्टार कॉइन्स मिलते हैं। ये रकम निंग फेंग और शाओयांग दोनों को पूरी तरह हैरान कर देती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक बिक्री से उसे इतनी बड़ी दौलत मिल जाएगी। लाउंज में वापस वो सेल्स वुमन जिसने उसे नीची नजर से देखा था,
अब भी अपने कोवर्कर्स से बातें करते हुए इस बात पर घमंड कर रही है कि वो अमीर और गरीब ग्राहकों के साथ अलग तरीके से पेश आती है, बिल्कुल बेखबर कि वो अभी अभी एक बड़ा क्लाइंट खो चुकी है। वो लगातार निंग फिंग का मजाक उड़ाती रहती है, ये कहते हुए कि उस जैसे गरीब आदमी को देखना भी फिजूल है। तभी निंग फिंग और मास्टर वांग कंसाइनमेंट एरिया से बाहर निकलते हैं, जिससे सबका ध्यान उनकी तरफ खिंच जाता है। खबर पूरे स्टोर में पल भर में फैल जाती है। सबको पता चल जाता है कि निंग फिंग ने अभी अभी एक आइटम 50,000 स्टार कॉइन्स में बेचा है और अब भी शॉपिंग करने का इरादा रखता है। स्टाफ के लिए सिर्फ कमीशन ही उनका रवैया पूरी तरह बदलने के लिए काफी है। वो औरत हक्की बक्की रह जाती है, जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी उंडेल दी हो। तुरंत पछतावा होने लगता है। अगर उसने पहले उससे अच्छे से पेश आती तो वो बड़ा कमीशन उसी का होता। निंग फिंग के जाने से पहले शाओ यांग विनम्रता से उसे रोकती है। वो अपना परिचय देती है और उम्मीद जताती है कि भविष्य में किसी भी डील के लिए वो सीधे उससे संपर्क करे। अगले दिन निंग फिंग पहले से काफी बेहतर मूड में घर से निकलता है। उसने पिछली रात अपने इक्विपमेंट को ध्यान से जांचने में बिताई और यकीन कर लिया कि ऐसी कोई चीज नहीं बची जो उसे सिस्टम या किसी और के सामने उजागर कर सके। इससे उसे कुछ सुकून मिलता है, ये जानकर कि अब वांग युए के शक करने की गुंजाइश कम है। ठीक समय पर निंग फिंग मीटिंग की जगह पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे वांग युए लोगों के एक ग्रुप से घिरी नजर आती है। टीम में मेजर्स, शील्ड वॉरियर्स और कई सपोर्ट क्लासेस शामिल हैं। वो सब वांग युए के ही गिल्ड से जुड़े हैं। निंग फिंग विनम्रता से उनका अभिवादन करता है, लेकिन कई मेंबर्स साफ तौर पर उसका स्वागत नहीं करते। उनमें से 2 खास तौर पर उसे इस तरह घूरते हैं जैसे पहले से कोई निजी रंजिश हो। उनकी आंखों में दुश्मनी साफ झलकती है, हालांकि वो अभी अभी मिले हैं। एक मेज खास तौर पर वांग युए के करीब होने का दिखावा करता है, लगातार उससे बातें करता रहता है और ये जिक्र करता है कि वो जल्द ही अपना 2nd क्लास एडवांसमेंट पाने वाली है। ये सुनकर निंग फिंग फौरन ध्यान देने लगता है। अपनी उम्र में 2nd क्लास एडवांसमेंट पाना वांग युए को एक असली यंग जीनियस बनाता है। फिर वो मेज एक नारंगी रंग की पोशन निकालता है और शान से दावा करता है कि ये एक रेयर एट्रीब्यूट बढ़ाने वाला आइटम है। आसपास मौजूद सब उसकी कीमत और दुर्लभता देखकर हैरान रह जाते हैं। हालांकि निंग फिंग के पास खुद एक परमानेंट स्पीड आइटम है, फिर भी बाकी सबको वो पोशन काफी प्रभावशाली लगती है। वो मेज शेखी बघारता रहता है कि इसे पाने के लिए उसे अनगिनत रिलेशंस और एहसान चुकाने पड़े। उसे साफ उम्मीद है कि ये तोहफा वांग युए का दिल जीत लेगा, लेकिन वो बिल्कुल बेअसर रहती है। वांग युए ठंडे लहजे में तोहफा ठुकरा देती है और ग्रुप के साथ वहां से जाने लगती है। मेज फौरन अपना आपा खो बैठता है, उस पर मौका बर्बाद करने और उसकी बेइज्जती करने का इल्जाम लगाता है। वांग युए ठंडे लहजे में उसे रुकने की चेतावनी देती है, लेकिन इसके बजाय वो निंग फिंग की बेइज्जती करता रहता है, ये दावा करते हुए कि वो बिल्कुल बेकार है। निंग फिंग चिढ़ जाता है, ये सोचकर कि इस आदमी को उसे जज करने का हक किसने दिया। बाकी लोग उस मेज को खींचकर पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिद पर अड्डा रहता है और पीछे हटने से इनकार कर देता है। वो निंग फिंग का मजाक उड़ाता रहता है जब तक माहौल इतना तनावपूर्ण नहीं हो जाता कि निंग फिंग का सब्र जवाब देने लगता है। निंग फिंग तय कर लेता है कि अब बहुत हो गया और इस घमंडी उकसावे का जवाब देने की तैयारी करता है। जाओ चुंग पूरी तरह आपे से बाहर हो जाता है और ताना मारता है कि निंग फिंग एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं जो उसे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। जो चुंग के एक साथी की भी हिम्मत बढ़ जाती है और वो निंग फिंग को ललकारता है कि सबके मनोरंजन के लिए कोई असली खजाना दिखाए। जो चुंग एक शर्त भी लगा देता है, अगर निंग फिंग के पास उससे बेहतर सामान निकला तो वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगा, वरना निंग फिंग को झुककर मानना पड़ेगा कि वो गलत था। निंग फिंग बस इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहा था। बिना कोई और बात किए वो हमेशा के लिए एट्रीब्यूट बढ़ाने वाली चीज निकालता है और सीधे वांग युए को थमा देता है। वांग युए हैरानी से जड़ हो जाती है। साफ है, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतना नायाब खजाना होगा। जाओ चुंग के आसपास खड़े लोग भी उतने ही हैरान हैं, लेकिन वो अब भी कहता रहता है कि ये सिर्फ एक सस्ती चाल है। वो दलील देता है कि जब तक कोई इसे सच में इस्तेमाल न करे तब तक इस चीज का कोई मतलब नहीं। वांग युए सतर्क रहती है और इसे एक्टिवेट करने में हिचकिचाती है क्योंकि उसे नहीं पता ये कहां से आया। निंग फिंग हल्के फुल्के अंदाज में उसे इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जबकि बाकी सब उत्सुकता से देख रहे होते हैं। आखिरकार वांग युए उस चीज को एक्टिवेट कर देती है और एक चमकीली रोशनी उसे घेर लेती है। उसकी क्षमताएं तुरंत साफ तौर पर बढ़ जाती हैं और असर हर किसी की उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। जाओ चुंग का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे उसे सीधे थप्पड़ पड़ा हो, फिर भी वो जो हुआ उसे मानने से इनकार करता रहता है।
वो चिल्लाकर कहता है कि निंग फेंग जैसा फिजुल आदमी इतनी बड़ी चीज का मालिक कभी नहीं हो सकता, ये कहते हुए कि यह सरासर किस्मत या धोखाधड़ी होगी। गुस्से में वो अपनी इज्जत बचाने की बेताब कोशिश में ताने मारता रहता है, लेकिन खुद शर्त लगाने के बाद अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। सबकी नजरों के सामने जाओ चुंग को मजबूरन घुटनों पर बैठकर अपना वादा निभाना पड़ता है। वो अपना सिर जमीन पर भी टेकता है, अपनी हर इज्जत गंवाकर। निंगफंग राहत के साथ ये नजारा देखता है, आखिरकार अंदर जमा हुई सारी झुंझलाहट को छोड़ देता है। फिर वो वांग युए के साथ वहां से निकल जाता है, इतनी नाखुशगवार जगह में और रुकने का इरादा नहीं। जैसे जैसे वो चलते हैं, वांग युए गहरी सोच में डूबी रहती है, अभी अभी जो हुआ उस पर चुपचाप फिर से विचार करती हुई। फिर भी वो उनके रिश्ते को स्टैट्स या दुर्लभ चीजों जैसी सादी बातों से नहीं आंकती। दूसरी तरफ निंगफेंग बस यही चाहता है कि वांग युए जल्द ही अपना सेकंड क्लास एडवांसमेंट पाले और अपने रास्ते चली जाए। अगर वो उसके पीछे लगी रही तो अपनी असली ताकत और तेजी से बढ़ती ग्रोथ को छुपाना और मुश्किल होता जाएगा। लेकिन वांग युए उसकी चुप्पी को उनके बीच के फर्क को लेकर असुरक्षा समझ बैठती है। वो उसे 2 और स्किल बुक्स थमाती है, ये कहते हुए कि इनसे उसे पीछे रह जाने से बचने में मदद मिलेगी। दोनों दुर्लभ स्किल्स हैं जिन्हें जरूरतें पूरी होने पर सीखा जा सकता है। ये साफ तौर पर कीमती हैं, हालांकि पहले वाली उस हमेशा के लिए एट्रीब्यूट बढ़ाने वाली चीज जितनी नायाब नहीं। निंगफेंग बिना कुछ समझाए इन्हें ले लेता है, बस बेवजह की मुसीबत से बचते हुए। दोनों मिलकर एक पार्टी बनाते हैं और डिस्टेंट इविल टूम नाम के एक नए सीक्रेट रेल्म में दाखिल होते हैं। प्राचीन पत्थर के स्मारक और भारी उदास माहौल पूरे इलाके में फैला है, जो इसे खतरनाक मॉन्स्टर हंट्स के लिए बिल्कुल सही जगह बनाता है। वांग युए अपने बो के साथ लड़ाई में कूद पड़ती है, साफ और सटीक हमलों से मॉन्स्टर्स को गिराते हुए। निंगफेंग पीछे रहता है, एक साधारण सपोर्ट की भूमिका निभाते हुए, ताकि अपनी असली ताकत उजागर ना हो। मन ही मन वो शिकायत करता है कि यहाँ का अनुभव बहुत कम है, हालांकि वो ये कबूल नहीं कर सकता कि वो पहले ही इस इलाके के हिसाब से बहुत आगे निकल चुका है। वांग युए तो उसे ज्यादा लड़ने भी नहीं देती, ये कहते हुए कि वो पीछे रहकर सुरक्षित तरीके से अनुभव बटोरे। तभी लड़ाई के बीचों बीच वांग युए का फोन बज उठता है। दूसरी तरफ उनके गिल्ड की वो गुलाबी बालों वाली सपोर्ट मेंबर है, जिससे वो पहले मिल चुके हैं। वो बताती है कि मैजिक फेदर डीमन नाम का एक ताकतवर बॉस जल्द ही रिस्पॉन्स देने वाला है, और पूछती है कि क्या वांग युए इस ऑपरेशन में शामिल होगी। जाओ चुंग बातचीत सुन लेता है और फौरन अपना रवैया बदल देता है, जैसे कोई अनुभवी कमांडर किसी बड़े मिशन को संभाल रहा हो। वो जिद करता है कि वांग युए तुरंत रेड में मदद के लिए पहुंचे, ये दावा करते हुए कि मैजिक फेदर डीमन बिना पर्याप्त लोगों के सामना करने के लिए बेहद खतरनाक है। असल में वो सिर्फ लूट के पीछे है, खास तौर पर वो लेजेंडरी मेज हथियार जिसकी उसे लंबे समय से चाहत है। जब वांग युए अब भी हिचकिचा रही होती है, निंगफंग हल्के अंदाज में बोल पड़ता है। वो उसे कहता है कि चिंता न करे और रेड में मदद के लिए चली जाए, जबकि वो खुद सीक्रेट रेल्म में अकेले ट्रेनिंग करेगा। वांग युए सिर हिलाती है और उसे याद दिलाती है कि जब तक वो वापस न आए तब तक किसी सुरक्षित जगह पर रहे। निंगफिंग तुरंत हामी भर देता है, मन ही मन बेहद खुश। जैसे ही वांग युए वहां से जाती है, उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। यही वो मौका है जिसका उसे इतने वक्त से इंतजार था, अकेले काम करने का मौका। जिस मैजिक फेदर डीमन की सब बातें कर रहे हैं, असल में वही वो प्रतिद्वंद्वी है जिसे निंगफिंग काफी समयानी समय से चुनौती देना चाहता था। वो पहले से ही चुपचाप ऐसी लड़ाई के लिए कई नई स्किल्स तैयार कर चुका है। सिस्टम उसे लगातार बिना किसी कीमत के नई काबिलियतें देता रहता है। इसी वजह से उसके पास इस मौके का पूरा फायदा उठाने की हर वजह है। उसकी बस एक सीमा है, स्किल स्लॉट्स की छोटी संख्या, जो हायर लेवल पर पहुंचते ही बढ़ जाएगी। इसी बीच सीक्रेट रेल्म के अंदर कई और टीम्स भी बॉस वाले इलाके की तरफ बढ़ रही हैं। उन सबका एक ही मकसद है, बीच वाले टावर के अंदर मौजूद मॉन्स्टर को हराना। ये सफर आसान नहीं, इसके लिए उन्हें एक के बाद एक दुश्मनों की लहरों से लड़ना पड़ता है। जैसे ही एक ग्रुप अपनी रणनीति पर चर्चा करता है, अचानक तेज गर्मी की एक लहर उनके पास से गुजर जाती है। वो ऊपर देखते हैं और एक टीम को हैरतंगेज रफ्तार से आगे बढ़ते देखते हैं। ये वांग युए का दल है, जो पहले ही जवान एडवेंचरर्स के बीच मशहूर है। उन्हें देखकर बाकी टीम्स को फौरन एहसास होता है कि ताकत में कितना बड़ा फर्क है। वांग युए की टीम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती है। जाओ चुंग के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान है। उसे यकीन है कि इस बार सबसे बड़ी कामयाबी उसी की होगी। वांग युए उसके रवैये को नजरअंदाज करती है और मिशन पर ध्यान लगाए रखती है। उसके साथी साफ महसूस कर सकते हैं कि निंगफिंग की दी चीज पाने के बाद उसकी ताकत काफी बढ़ गई है। लेकिन जैसे ही टीम सीक्रेट रेल्म के बीचों बीच पहुंचती है,
कुछ अनजाना बदलाव होता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि निंग फिंग अचानक उसी जगह पर आ प्रकट होगा। वो अपने रास्ते की हर रुकावट पार करने के लिए एक टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करता है। ये स्किल उसे लंबी दूरी छलांग में पार करने देती है और तुरंत लक्ष्य तक पहुंचा देती है। इसका असर इतनी देर तक रहता है कि वो बॉस जोन में घुसपैठ कर पाता है। पहुंचते ही निंग फिंग सीधे फायुए डीमन के आमने सामने आ जाता है। वो शांति से उसका अभिवादन तक करता है, जिससे वो बॉस अपनी बेइज्जती महसूस कर गुस्से से भर जाता है। वो एक ऐसा भयानक हमला छोड़ता है जो पल भर में पूरी टीम का सफाया कर सकता है। वो जीव दहाड़ता है और निंग फंग का मजाक उड़ाता है कि उसने खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया है। लेकिन हमला लगने से पहले ही निंगफोंग एक टेलीपोर्ट स्किल से पूरी तरह उससे बच निकलता है। वो लगभग नामुमकिन सी चाल के साथ बॉस के पीछे पहुंच जाता है। साथ ही वो ऐलान करता है कि ये बैटलफील्ड अब सिर्फ उसका है। फायुए डीमन पलटता है, उसकी अचानक मौजूदगी देखकर हैरान और गुस्से से भरा हुआ। निंगफिंग बिना समय गंवाए एक नई सीखी अटैक स्किल एक्टिवेट करता है। आसमान में ताकत इकट्ठा होती है और फिर एक विशाल मीटियर शावर में बदल जाती है। ये हमला पूरे इलाके को भारी विनाशकारी ताकत से ढक देता है। पूरा बैटलफील्ड आग और तेज शॉकवेव्स में फट पड़ता है। आसपास का हर मॉन्स्टर प्रतिक्रिया देने से पहले ही मिट जाता है। भारी मात्रा में अनुभव सीधे निंगफंग के अंदर बहने लगता है। जब फायुए डीमन आखिरकार ढेर हो जाता है, तब लड़ाई का असली उन्माद अभी शुरू ही हुआ होता है। इनाम किसी बाढ़ की तरह उमड़ पड़ते हैं। 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स ने निंगफंग को 20 लेवल्स ऊपर उठाकर लेवल 30 पर पहुंचा दिया और उसका पहला क्लास एडवांसमेंट भी अनलॉक कर दिया। लूट भी उतनी ही शानदार है, जिसमें मेज क्लास के लिए 2 कीमती स्किल बुक्स शामिल हैं। सारे खजानों में जो चीज निंगफिंग की नजर में आती है वो है फायुए डीमन के गिराए एक रहस्यमयी सील। ये सील हमेशा के लिए 3 स्टैमिना की कीमत लेती है, लेकिन बदले में 15 स्पिरिट का पक्का बोनस देती है। जैसे ही उसने ये सील एक्टिवेट की, एक नई सिस्टम सूचना सामने आ जाती है। इसने क्लास एडवांसमेंट के दौरान 2 विकल्प दिए: छिपी हुई क्लास अनडेड स्पिरिट डांसर अनलॉक करना या एक गुप्त क्वेस्ट लाइन पूरी करके ऑल एलिमेंट आर्चमेज में बदलना। छिपी हुई क्लासेस लगभग लेजेंडरी मानी जाती हैं और आमतौर पर पहले से तय होती हैं। फिर भी ये सिर्फ एक सील से इतनी आसानी से अनलॉक हो गई। बिना एक पल गंवाए निंगफंग ने ऑल एलिमेंट आर्चमेज का रास्ता चुना। उसका बेरोक-टोक हमला जारी रहा। जैसे हेवनली फ्लेम फायर रेन ने बैटलफील्ड को एक बार फिर ढक दिया। मैजिकल शॉकवेव्स इतनी दूर तक फैली कि पीछे हट रही गिल टीम भी हिल गई, जिससे वांग युए को सबको फौरन पीछे हटने का हुक्म देना पड़ा। जाओ चुंग खतरे को नजरअंदाज करते हुए लालच में आगे बढ़ गया। हालांकि एक गलत कदम पूरी टीम को तबाह कर सकता था। वांग युए उस पर बरस पड़ी और जाओ चुंग फौरन चुप हो गया। फिर उसने अपना फोन निकालकर निंगफंग को डंजन छोड़ने के लिए कहना चाहा, लेकिन एक पहले का मैसेज पहले से इंतजार में था। निंगफंग ने लिखा था कि वो व्यस्त है और पहले ही इलाका छोड़ चुका है। इसी बीच निंगफिंग अकेला क्लास एडवांसमेंट हॉल की तरफ बढ़ रहा था। अंदर हॉल अजीब तरह से शांत था। बस एक चश्मा लगाए रिसेप्शनिस्ट अपनी मेज पर बैठी थी। उसने उसका मकसद कंफर्म किया और निंगफिंग ने शुरुआती रजिस्ट्रेशन पूरी करने के लिए सिर हिलाया। फिर उसने अपनी जानकारी बताई ताकि वो इसे एडवांसमेंट सिस्टम में दर्ज कर सके। ये देखकर कि वो 18 साल का है और अपना पहला क्लास एडवांसमेंट ले रहा है, उसने चुपचाप मान लिया कि उसकी क्षमता औसत होगी। फिर भी वो पेशेवर बनी रही और निंगफिंग को पहले एडवांसमेंट वाले मेज सेक्शन की तरफ ले गई। अपना काम खत्म करते ही उसका सामना उस कैप्टन से हुआ जो एक मिशन से लौट रहा था। वो अभी अभी एक खतरनाक प्राचीन टूम डंजन की जांच से वापस आया था। रिपोर्ट में साफ था कि इलाका बुरी तरह तबाह हो चुका है, अजीब ताकत के निशान मिले हैं और खतरे का अंदाजा किंग रैंक से कम नहीं है। सिर्फ 2 दिनों में वहां 2 या उससे ज्यादा किंग रैंक के मॉन्स्टर्स पहले ही सामने आ चुके थे। रिपोर्ट सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट चुप हो गई और समझ गई कि उसके सीनियर्स ने उसे यहां भेजने की कोई वजह जरूर होगी। हॉल के अंदर वापस निंगफिंग ने पाया कि उसका क्लास एडवांसमेंट मिशन 2 साफ रास्तों में बंट गया है। एक था छिपी हुई क्लास अनडेड स्पिरिट डांसर, रैंक 1 की कठिनाई के साथ, जबकि दूसरा था अनिवार्य ऑल एलिमेंट आर्चमेज रास्ता, रैंक S की कठिनाई के साथ। ज्यादा सोचे बिना उसने ऑल एलिमेंट आर्चमेज का रास्ता चुना। पहली परीक्षा में निंगफिंग को रेडियंट डिवाइन टेम्पल डंजन में दाखिल होना था। 3 दिनों के अंदर उसे होली डिवाइन सील नाम की एक चीज हासिल करनी थी। इस कठिन चुनौती के बावजूद उसने बिना हिचकिचाहट स्वीकार कर लिया। जब वो वहां से निकला, रिसेप्शनिस्ट पहले ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। उत्सुक होते हुए भी निंगफिंग ने इसे जल्दी ही परे रख दिया, क्योंकि उसका इंतजार एक बड़ा काम कर रहा था। असल में वो कैप्टन उस जवान औरत को हॉल से पहले ही ले जा चुका था। उसकी असली पहचान
गु यिंग नाम के एक गुप्त संगठन की एक सदस्य की थी। ये ग्रुप बेहद दुर्लभ छिपी हुई क्लासेस वाले लोगों को इकट्ठा करने के लिए मशहूर था। वो गुप्त मिशंस में माहिर थे, छाया से काम करते थे और अपने मकसद पूरे करने के लिए डार्क पावर का इस्तेमाल करते थे। कहीं और सेमिट्री डंजन में बिग सिस नाम की औरत बड़ी सावधानी से हर कोना छान रही थी, बिना एक भी सुराग छोड़े। हालांकि डार्क ताकत कमजोर पड़ चुकी थी, बचा हुआ दबाव अब भी इतना भारी था कि उसे सांस लेने में तकलीफ और क्रकलशी हो रही थी। अजीब बात यह थी कि जगह असामान्य रूप से साफ सुथरी थी। जिम्मेदार का कोई साफ निशान नहीं छोड़ा गया था, जिससे कैप्टन बेचैन हो गया। हाल ही में इतनी अजीब घटनाएं हुई थीं कि लगने लगा था जैसे कोई बड़ी आफत धीरे धीरे आकार ले रही हो। कैप्टन को शक हुआ कि क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी हैं, और उसने गहरी जांच के लिए मदद मांगने का सुझाव दिया। ये कहने से पहले वो हिचकिचाया कि कहीं जिम्मेदार कोई इंसान जैसा वजूद तो नहीं। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, वो औरत फौरन इस ख्याल को खारिज कर देती है कि इसमें कोई इंसान शामिल है। उसकी नजर में यहाँ की ताकत का स्तर पहले ही किंग रैंक से आगे निकल चुका था, जो किसी सामान्य शरीर के काबू या टिके रहने से कहीं परे था। इस तरह की ताकत किसी भी पल फटने को तैयार आफत जैसी थी। गु यिंग की उस औरत ने माना कि कैप्टन की चिंता वाजिब है, और उसे यकीन था कि वो चीज अब भी कहीं आसपास छिपी हो सकती है। लेकिन इत्तेफाकन जिस खतरनाक वजूद की वो बात कर रहे थे, वो असल में एक बिल्कुल अलग जगह पर आराम फरमा रहा था। इसी बीच निंग फेंग लेवल 30 तक पहुंच चुका था और 4 नई स्किल्स अनलॉक कर चुका था, जिससे उसकी ताकत बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई थी। उसने पहले हासिल की 2 स्किल बुक्स निकाली और उन्हें अपग्रेड करना शुरू किया। शुरुआत मैजिक शील्ड से। जैसे ही ये एक्टिवेट हुई, सिस्टम ने इसे उसके अनोखे शरीर के साथ जोड़ दिया और अर्थ गार्डियन नाम की एक नई पैसिव बना दी। ये अपने आप आने वाले हमलों को रोकती थी, उसके शरीर की सीमा के अंदर नुकसान सोख लेती थी और लड़ाई के बाद पूरी तरह ठीक हो जाती थी। इस नई पैसिव का असर देखकर निंग फेंग बेहद खुश हुआ, ये जानकर कि अब उसके पास ऐसी सुरक्षा है जो सामान्य शारीरिक हमलों से लगभग अभेद्य है। दूसरी स्किल बुक फॉलिंग रॉक स्पेल को भी एनालाइज करके उसकी मौजूदा काबिलियतों में जोड़ दिया गया। ये एक पैसिव बन गई जिसने उसके अर्थ एलिमेंट पर कंट्रोल काफी बढ़ा दिया और सभी अर्थ स्किल्स को 20 पावर से मजबूत कर दिया। अपनी स्किल्स सुधारने के बाद निंग फेंग ने देखा कि उसके पास अब भी खाली स्लॉट्स बचे हैं और उसने मार्केट से कुछ और सही स्किल्स खरीदने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसका सामना उसी एम्प्लॉई से हुआ जिसने पहले उसकी मदद की थी। पिछली बार के उलट उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था, कहीं ज्यादा गर्मजोशी और ध्यान देने वाला। निंग फेंग ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और सीधे यांग शिंग से मिलने की मांग की। एम्प्लॉई की आवाज फौरन नरम पड़ गई और उसने कोशिश की कि वो खुद उसकी मदद करे, यहां तक कि उससे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश भी की। निंग फेंग ने वक्त बर्बाद नहीं किया, उसने सीधे इनकार कर दिया और आगे बढ़ गया। वो एम्प्लॉई हैरानी में जड़ हो गई, ये यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि कोई ऐसा मौका ठुकरा सकता है। नाराज और शर्मिंदा होकर वो फिर भी कुछ कदम उसके पीछे पीछे चलती रही। तभी यांग शिंग जल्दी से बाहर आई और दौड़कर निंग फेंग का स्वागत करने लगी। असल में वो किसी ग्राहक में व्यस्त नहीं थी, वो बस खाना खत्म कर रही थी। और जैसे ही उसने सुना कि निंग फेंग आया है, वो फौरन बाहर दौड़ी चली आई। फिर यांग शिंग उसे मास्टर वांग से मिलाने ले गई। निंग फेंग ने 2 बिना इस्तेमाल की स्किल बुक्स सौंपी और उनकी बिक्री संभालने को कहा। सौदा पूरा होने के बाद वो और यांग शिंग और स्किल बुक्स ढूंढने में जुट गए। उन्हें जाते देख मास्टर वांग सोचने लगे कि निंग फेंग को इतने दुर्लभ सामान लगातार कैसे मिल रहे हैं, जिससे उसकी पहचान और भी रहस्यमयी लगने लगी। उस शाम निंग फेंग ने यांग शिंग को डिनर पर बुलाया। जब बिल चुकाने की बारी आई, उसे पता चला कि वो चुपचाप पहले ही बिल चुका चुकी है। निंग फेंग को थोड़ी अजीब सी महसूस हुई, जबकि यांग शिंग ने बस इतना कहा कि उसकी अपनी वजहें वन हैं। हालांकि उसने कभी नहीं बताया कि वो वजहें क्या थीं। अलविदा कहने के बाद यांग शिंग सीधे शहर के दूसरे हॉस्पिटल के लिए टैक्सी में बैठ गई। उसकी शांत मुस्कान के पीछे एक भारी बोझ छिपा था। उसके बुजुर्ग पिता गंभीर रूप से बीमार थे और लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती थे। खुद की देखभाल भी मुश्किल से कर पाते थे। पिछले महीने निंग फेंग से मिले कमीशन की बदौलत यांग शिंग के पास आखिरकार गुजारा चलाने लायक पैसे थे। फिर भी ये बढ़ते हॉस्पिटल के बिलों को मुश्किल से ही पूरा कर पा रहा था और आज उसकी किस्मत जैसे साथ छोड़ने लगी। जिस टैक्सी में वो बैठी थी, उसे अचानक किसी विशाल चीज ने टक्कर मार दी। हालात तब और बिगड़ गए जब एक साथ 7 मॉन्स्टर्स सामने आए और गाड़ी को घेर लिया। वो ऊपर आसमान में किसी दरार जैसी अजीब चीज से निकले, जो अंतरिक्ष में एक फटन जैसी दिखती थी। ड्राइवर को संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला और वो तुरंत मारा गया। यांग शिंग ने जोर से दरवाजा खोला और सड़क किनारे लुढ़क गई।
बचने की बेताब कोशिश में उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ये इलाका तो भारी सुरक्षा वाला माना जाता था, फिर मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से अंदर कैसे घुस आए? इस अफरा तफरी में उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि एक और जीव चुपचाप उसके पीछे रेंगते हुए आ रहा है। उसी वक्त एक अजीब सा साया आसमान से डरावनी मुस्कान के साथ नीचे देख रहा था। जैसे ही उसने सामने वाले मॉन्स्टर को देखा, यंग सिंह ने जवाबी हमले में एक फायरबॉल दागी। लेकिन यह हमला असली नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कमजोर था, क्योंकि वो सिर्फ पहले एडवांसमेंट वाली मेज थी। ताकत का फर्क बहुत ज्यादा था। कुछ ही पलों में वो एक कोने में फंस गई। मॉन्स्टर हैरतअंगेज रफ्तार से दौड़ता हुआ आया, हर चीज फाड़ देने को तैयार। जैसे ही मौत तय लग रही थी, अचानक कोई सामने आया और एक ही जोरदार लात से मॉन्स्टर को कुचल दिया। वो कैप्टन जो था, जिसने फौरन यांग शिंग को पीछे हटने और कोई सुरक्षित जगह ढूंढने का हुक्म दिया। तब तक आसपास का इलाका मलबे के मैदान में बदल चुका था और डंजन खुद असली दुनिया में ढहने के संकेत दिखा रहा था। जो भी मॉन्स्टर सामने आ रहा था, वो सामान्य इंसानों की पहुंच से कहीं परे था। इतनी सारी खतरनाक मिशंस के बावजूद कैप्टन जो ने पहले कभी ऐसी आफत नहीं देखी थी। उसे शक था कि पूरी घटना शहर के अंदर कहीं छिपे किसी वजूद से जुड़ी हुई है। बैटलफील्ड पर ध्यान लगाते हुए वो पीछे से हुए एक अचानक हमले से बाल बाल बचा। इस बार हमला करने वाला कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक इंसान था। कैप्टन जो ने फौरन जानना चाहा कि वो असल में क्या है, इंसान या कुछ और। वो आदमी मुस्कुराया और अपने आसपास हर किसी को हिकारत से देखा। उसने दावा किया कि उसे डार्क पावर का आशीर्वाद मिला है और उसकी भयानक रूप से बदली हुई दाहिनी बांह इसका सबूत लगती थी। कैप्टन जो के लिए ऐसे किसी आशीर्वाद के बारे में सुनना पहली बार था, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। उसे बस इतना पता था कि सामने खड़ा आदमी एक जानलेवा खतरा है। कैप्टन जो ने बिना हिचकिचाए हमला किया, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। उस आदमी की ताकत एक थर्ड एडवांसमेंट एक्सपर्ट जितनी थी। बैटलफील्ड के बीचों बीच खड़े होकर उसने भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ी और ऐलान किया कि ये जगह अब उसकी है, जबकि कैप्टन जो जैसे कमजोर लोगों को यहां रहने का कोई हक नहीं। फिर वो हैरतअंगेज रफ्तार से आगे झपटा। डार्क एनर्जी उसके चारों तरफ घूमने लगी और एक भयानक जानलेवा ताकत में बदल गई। ये एक भयंकर छेदने वाले वार में तब्दील होकर सीधे कैप्टन जो से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो हवा में उछल गया और उसके मुंह से खून बहने लगा, जबकि हमलावर खुशी से हंसने लगा। वो अपने शरीर में दौड़ती बेपनाह ताकत का लुत्फ ही उठा रहा था, लेकिन उसकी हंसी उसी पल थम गई जब बैटलफील्ड पर एक ठंडी आवाज गूंज उठी। उस आवाज में कुचल देने वाली सत्ता थी और उसने चेतावनी दी कि वो हद से आगे न बढ़े। उस आवाज के मालिक के लिए वो सिर्फ एक मोहरा था जिसे किसी भी पल कुचला जा सकता था। तुरंत जिस आदमी ने अभी अभी कैप्टन जो को हराया था, वो एक अदृश्य ताकत के आगे घुटनों पर गिर पड़ा। आसमान में एक अजीब चेहरा उभरा जो भारी मानसिक दबाव छोड़ रहा था, उसे मानने पर मजबूर कर रहा था, साथ ही पूरे शहर की बलि देने की एक क्रूर रस्म की तैयारी कर रहा था। उसके कंट्रोल में वो पूरी तरह खुद को खो बैठा और बिना किसी विरोध के हुक्म मान लिया। कहीं और निंग फेंग अभी अभी रेस्ट रूम से बाहर निकला था। उसके सामने का नजारा उसे रुकने पर मजबूर कर देता है। वो हैरान रह जाता है। वो सिर्फ एक पल के लिए गया था, फिर भी बाहर की दुनिया एक अफरा तफरी भरे बैटलफील्ड में बदल चुकी थी। एक जिंदा इंसान की गंध पाकर एक मॉन्स्टर फौरन पलटा और निंग फेंग पर नजर गड़ा दी। उसके शरीर से मार डालने की इच्छा फूट पड़ी और वो अपने नए शिकार को कुचलने के लिए उसकी तरफ झपटा, लेकिन उसके पंजे वार करते इससे पहले ही निंग फेंग के नीचे की जमीन अचानक फट गई। एक तेज नुकीला पत्थर का कांटा नीचे से निकला और सीधे मॉन्स्टर के आर पार हो गया। हमले को उसी पल रोक दिया। ये थी अर्थ स्पाइक रॉक वॉल, वो नई स्किल जो निंग फेंग ने कुछ समय पहले ही सीखी थी। उसने इसे पाने के लिए एक बड़ी रकम खर्च की थी, इसे अपने कॉम्बैट आर्सेनल में सबसे नए जपने के तौर पर मानते हुए। ये स्किल पहले से ही ताकतवर थी, लेकिन निंग फेंग की अर्थ एलिमेंट के प्रति एफिनिटी ने इसे बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला, वो पहले से ही महसूस कर सकता था कि अफरा तफरी हर जगह फैल रही है, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा बदतर हैं। जैसे ही वो खुली जगह में आया, उसका सामना फिर से उसी अजीब आदमी से हुआ। तब तक वो आदमी पूरी तरह अपना कंट्रोल खो चुका था और उसकी खून से लाल आंखें निंग फेंग पर ताजा शिकार की तरह टिक गईं। उसने एक भयानक मुस्कान बिखेरी। निंग फेंग को एक आसान निशाना समझते हुए निंग फेंग को फौरन मुसीबत का एहसास हुआ और वो बस इतना सोच पाया कि एक और सिरदर्द आ पहुंचा है।
इससे पहले कि वो कुछ और रिएक्ट कर पाता, उस आदमी का विशाल हाथ उस पर टूट पड़ा। बदली हुई बांह आकार में फूल गई और निंगफंग को अपने घेरे में लेकर उसे वहीं कुचलने की कोशिश करने लगी। फिर भी पत्थर तक चूर कर देने लायक वो कुचलने वाली ताकत उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाई। वो आदमी अविश्वास में जड़ हो गया। ये समझ ही नहीं पा रहा था कि इतना सामान्य दिखने वाला कोई ऐसी ताकत कैसे झेल सकता है। उसे अपनी ही समझ पर शक होने लगा, क्योंकि निंगफंग एक सामान्य इंसान से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। फिर अचानक उसे निंगफंग के आसपास छिपा एक बेहद खतरनाक माहौल महसूस हुआ। वो अदृश्य दबाव उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया, जैसे थोड़ा और नजदीक जाना यकीनन मौत लाएगा। निंगफंग सतर्क रहा, क्योंकि एक गलत कदम एक और बड़ी आफत खड़ी कर सकता था। अगर दुश्मन ने यहां अपनी पूरी ताकत छोड़ दी तो नतीजे संभालना नामुमकिन हो जाता। बिना हिचकिचाए निंगफंग ने पहले वार किया। उसने पूरी ताकत से एक मुक्का मारा, जिसने उसके चारों तरफ का भारी दबाव चकनाचूर कर दिया। उसके प्रतिद्वंद्वी की बदली हुई बांह टुकड़ों में फट गई और हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। वो आदमी घबरा गया और अपने पीछे वाले को पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आसपास के मॉन्स्टर्स भी भागने लगे, क्योंकि उनके चारों तरफ की जगह ढहकर खुद ब खुद बंद होने लगी। जब आखिरी मॉन्स्टर गायब हुआ, ऊपर का स्पेशियल रिफ्ट पूरी तरह बंद हो गया। तबाह बैटलफील्ड में सिर्फ वो बेबस बदला हुआ आदमी रह गया। उसके शरीर के अंदर की ताकत भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिससे वो विरोध करने के काबिल नहीं रहा। असल में ये सारे म्यूटेंट्स सिर्फ डार्क पावर से अवेकन हुए इंसान थे, खुद से जन्मे मॉन्स्टर्स नहीं। जब तक उनके पास वो ताकत थी, वो आसानी से ज्यादातर आम लोगों पर हावी हो सकते थे। लेकिन एक बार उनकी ताकत का स्रोत कट जाए तो वो कमजोर और लगभग बेबस हो जाते थे। और वो आदमी बिल्कुल उसी हालत में पहुंच चुका था। भागने की कोई जगह न बचने पर वो निंगफिंग का आखिरी निशाना बन गया। बिना किसी सहारे के वो पूरी तरह हरा दिया गया और वहीं मार डाला गया। लड़ाई जल्दी खत्म हो गई, लेकिन आसपास का इलाका अब भी पूरी तरह अफरा तफरी में था। निंगफिंग ने जल्दी से गिरा हुआ लूट इकट्ठा किया और बेवजह ध्यान खींचने से पहले वहां से निकल गया। कहीं और सूलान पूरी घटना की रिपोर्ट्स देख रही थी। उसका असली नाम सूलान था और वो गुयिंग नाम के गुप्त संगठन की एक सदस्य थी, जो खास मिशन संभालने में माहिर था। संकट इतनी जल्दी खत्म हो गया कि उसे शक हुआ, खास तौर पर क्योंकि नुकसान उम्मीद से काफी कम था। हालांकि शहर के दक्षिणी हिस्से से संपर्क टूट गया था, जिससे उसे कैप्टन जो की टीम की चिंता होने लगी। इसलिए वो खुद वहां रवाना हो गई। रास्ते में सूलान का सामना इत्तेफाकन एक रहस्यमयी आदमी से हुआ। उसका नाम दुआन था, जो कानून के दायरे से बाहर काम करने वाले एक भूमिगत संगठन का सदस्य था। ये संगठन ताकतवर लोगों से भरा था, जो बिना कोई निशान छोड़े छाया से काम करते थे। दुआन हाल की आफत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने यहां आया था। वो उस आदमी का साथी भी था जिसे निंगफिंग ने अभी अभी मारा था, और वो चुपचाप अपने संगठन की शहर भर अफरा तफरी फैलाने की योजना जारी रखे हुए था। गलती से बहुत ज्यादा बता देने के बाद दुआन के चेहरे पर उदासी छा गई। वो सोचने लगा कि क्या जिसने बीच में दखल दिया वही है जिसने उनकी डंजन पर हमले की योजना बर्बाद कर दी। दुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और लगातार सूलान से सवाल करने लगा, ये मानते हुए कि वो उस ग्रुप से जुड़ी है जिसने उसके साथी को खत्म किया। उसने फौरन इससे इनकार किया। सूलान ने जोर देकर कहा कि वो अभी पहुंची है और उसे कोई अंदाजा नहीं कि सफाई के पीछे कौन है। दुआन ने अपने साथी की बेजान लाश की तरफ देखा। वो आदमी हमेशा स्पेशल रिफ्ट्स से होकर गंदा काम करने में माहिर रहा था और अनगिनत पीछा करने वालों से बच निकला था। फिर भी इस बार उसे बिना लड़ने का कोई मौका दिए तुरंत मार डाला गया था। बिखरी हुई लाश को देखकर सूलान और भी उलझन में पड़ गई। यहां तक कि कैप्टन जो एक थर्ड एडवांसमेंट एक्सपर्ट है, पूरी तरह हार गया था। फिर भी किसी और ने इतनी आसानी से दुश्मन को कुचल दिया। इतने छोटे से शहर में ऐसा भयानक ताकतवर वजूद कहां से आया? दुआन को बात लंबी खींचने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक ठंडी चेतावनी छोड़ी और जल्दी से गायब हो गया। उस रात निंगफंग के घर में उत्साह भरी हंसी गूंज रही थी। उसके इनामों में उस डार्क ऑर्गेनाइजेशन से लिए गए 2 ऑरेंज ग्रेड हथियार शामिल थे। निंगफंग के लिए ये अब तक के सबसे शानदार हासिल से कहीं बढ़कर था। लेकिन जब उसने अपने दुश्मन का स्टेटस चेक किया तो रैंक की जानकारी पूरी तरह छिपी हुई थी। साथ ही एक अजीब सी खोपड़ी वाला मास्क भी था, जिसमें कोई पढ़ने लायक जानकारी नहीं थी। ध्यान से जांचने के बाद निंगफेंग ने माना कि उसके अंदर कोई आत्मा या खास चेतना नहीं रह रही। उसने अपना बाउंटी हंटिंग काम छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। उसने मजाक में कहा कि किस्मत बताने का काम उसे ज्यादा सूट करता है, क्योंकि उसकी सहज बुद्धि हैरतअंगेज रूप से सटीक निकलती है। असल में
पहले की घटना का छिपा हुआ हत्यारा उसी खोपड़ी वाले मास्क के अंदर चुपचाप छिपा हुआ था। किसी को एहसास तक नहीं था कि वो इतनी मामूली दिखने वाली चीज के अंदर मौजूद है, जबकि वो सब कुछ होते देख रहा था। जब निंग फिंग ने और ध्यान से जांच की, वो छिपा हुआ वजूद फौरन खतरा भांप गया और घबरा उठा। उसने तुरंत अपना पूरा माहौल छिपा लिया और बाहरी दुनिया से हर संपर्क काट दिया। उसे पता था कि अगर निंग फंग ने उसे दोबारा पकड़ लिया तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो वो पूरी तरह छिपा रहा और अपने वजूद का जरा सा भी निशान दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगले दिन सुबह सुलान सामान लेकर कैप्टन जो से हॉस्पिटल में मिलने पहुंची। उसने ये भी दोबारा जिक्र किया कि डुआन ने संकट के दौरान कैप्टन को बचाया था, लेकिन जब भी उसे डुआन की आंखें याद आती, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती और वो जल्दी से वहां से निकल जाती। सुलान उसकी ताकत का फिर से अंदाजा लगाने लगी और समझ गई कि वो कतई सामान्य नहीं है। इसी बीच जांच टीम उस रहस्यमयी वजूद का सुराग पूरी तरह खो चुकी थी जिसने लड़ाई में दखल दिया था। घटनास्थल पर सिर्फ डार्क एनर्जी का एक हल्का लेकिन खतरनाक निशान बचा था। इसी वजह से ऊपर वालों को शक होने लगा कि पूरी घटना के पीछे कोई छिपी हुई ताकत है। कैप्टन जो चुपचाप उम्मीद कर रहा था कि वो रहस्यमयी शख्स उनके पक्ष में हो। अगर नहीं तो ये खतरा पूरे शहर को तबाह करने लायक हो सकता है। जब बाकी सब सुराग ढूंढ रहे थे, निंग फंग अपने क्लास एडवांसमेंट मिशन में आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो डंजन के अंदर गहराई में एक विशाल प्राचीन इमारत के सामने पहुंच गया। ये था रेडिएंट डिवाइन टेम्पल, वो मंजिल जो सिस्टम ने तय की थी। लेकिन जैसे ही वो प्रतिबंधित इलाके में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि कोई दूर से उसे देख रहा है। जो उसे देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डुआन था। वो चुपचाप निंग फिंग का पीछा कर रहा था, कार्रवाई का सही मौका ढूंढते हुए। कुछ दिन पहले डुआन जानकारी इकट्ठा करने और सामान का लेन देन करने मास्टर वांग के पास गया था। उसने क्लास एडवांसमेंट के लिए बने सामान में गहरी दिलचस्पी दिखाई, खास तौर पर बेशकीमती चीजों में। दुकान के एक एम्प्लॉई ने कमीशन कमाने की उम्मीद में उसके करीब रहने की पूरी कोशिश की। उस वक्त मास्टर वांग ने एक छूट वाला क्लास एडवांसमेंट इक्विपमेंट सेट पेश किया जिसमें आर्मर और एक्सेसरीज शामिल थे। जैसे ही उसने उस कीमती सामान के बारे में सुना, डुआन ने उसके असली मालिक से मिलने की जिद की। मास्टर वांग ने समझाया कि बेचने वाला उस दिन नहीं आ सकता क्योंकि निंग फंग कहीं और व्यस्त था। असल में डुआन का मास्टर वांग की दुकान पर आना कोई इत्तेफाक नहीं था। क्लास एडवांसमेंट सेट में सिर्फ चेस्ट आर्मर और पैंट्स बचे थे, लेकिन उनकी एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा सटीक तरीके से मेल खा रही थीं। बिना छुए भी उसे लगभग यकीन हो गया कि यह सामान किसी ऐसे इंसान का रहा होगा जिसने कोई असाधारण घटना झेली हो, शायद कोई लेजेंडरी एक्सपर्ट भी। डुआन ने सीधे बेचने वाले की पहचान पूछी और जानकारी के बदले अतिरिक्त पैसे तक की पेशकश की। मास्टर वांग फौरन सतर्क हो गया क्योंकि ग्राहक की गोपनीयता बचाना उसका सबसे बड़ा नियम था। जिस तरह निंग फंग के सामान बेचने के तुरंत बाद कोई सवाल पूछने आया, इससे मास्टर वांग को एहसास हुआ कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। उसने जल्दी से डुआन को टाल दिया, ये कहते हुए कि ग्राहक पहले ही जा चुका है और वापसी पर उससे संपर्क किया जाएगा। शक की मेहमान को विदा करने के बाद मास्टर वांग फिर भी गहरी बेचैनी महसूस करते हुए अप्रेजल रूम में लौट आया। उसके पास खड़े एम्प्लॉई को उत्सुकता हुई और उसने कबूल किया कि दुकान ने पहले निंग फिंग का बैकग्राउंड चेक किया था। रिपोर्ट ने उन्हें हैरान कर दिया। उसके माता पिता दोनों 2 स्टार क्लास होल्डर्स थे जो उसके बचपन में ही गायब हो गए थे। वो 18 साल की उम्र तक अपने दम पर जीता रहा, इससे पहले कि उसकी क्लास अवेकन होती, और उसे आधिकारिक तौर पर सिर्फ 1 स्टार मिला। इन रिकॉर्ड्स को देखकर एम्प्लॉई समझ ही नहीं पा रहा था कि इतने साधारण बैकग्राउंड वाला कोई इतना बेहतरीन सामान कैसे रख सकता है। यहां तक कि मास्टर वांग के पास भी कोई जवाब नहीं था। उसे बस इतना पता था कि निंग फिंग वांग युए के काफी करीब है, लेकिन वो रिश्ता भी उसके पास मौजूद इतने संसाधनों की वजह नहीं बता सकता था। डुआन की बर्फीली नजरें याद करते हुए मास्टर वांग को चिंता होने लगी कि निंग फंग जो सामान लाया है वो शायद किसी ताकतवर संगठन से जुड़ा हो। एम्प्लॉई ने एक और थ्योरी सामने रखी, ये मानते हुए कि सामान शायद किसी साफ स्रोत से नहीं आया और शायद किसी गुप्त संघर्ष का लूट हो सकता है। अगर ये सच था तो निंग फंग शायद किसी खतरनाक मामले में उलझ गया होगा, खासतौर पर क्योंकि डुआन साफ तौर पर एक 4th एडवांसमेंट क्लास होल्डर था। हो सकता है वो सबसे ऊपरी स्तर तक ना पहुंचा हो, लेकिन सिर्फ इतना स्तर भी उसे इस इलाके में एक डरावना वजूद बना देता था। उसने कल्पना की कि निंग फिंग डुआन के सामने खड़ा है और नतीजा निकाला कि उसके बचने की उम्मीद बेहद कम है। वर्तमान में वापस डुआन सुरक्षित दूरी से बिना खुद को उजागर किए निंग फंग का पीछा करता रहा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक नौसिखिए जैसा दिखने वाला कोई पूरी डंजन की आफत कैसे मिटा सकता है। वो नए नए अंदाजे लगाता रहा। या तो निंग फंग अपनी असली ताकत छुपा रहा था,
या कोई ताकतवर संगठन उसके पीछे खड़ा था। इसी वजह से अपने शक के बावजूद दुआन ने लापरवाही से कुछ करने की हिम्मत नहीं की। इसी बीच निंग फेंग शांति से रेडियंट डिवाइन टेम्पल की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में उसने आने वाले मिशन की तैयारी के लिए अपना सामान बदल लिया। दुआन ने हर हरकत नोट की और छोटी से छोटी बात को भी गौर से परखा। निंगफोंग की पोशाक साधारण लग रही थी, लगभग शुरुआती सामान जैसी। फिर भी इसने दुआन को और शक में डाल दिया। उसने अंदाजा लगाया कि ये रूप रंग सिर्फ एक भेस है जो निंगफोंग की असली पहचान छुपाने और देखने वाले किसी को भी धोखा देने के लिए है। सीधे नजदीक जाने के बजाय दुआन ने चुपचाप एक लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग स्किल एक्टिवेट की। ये स्किल एक अदृश्य निशान की तरह काम करती थी जो बिना पकड़े जाए निशाने से चिपक जाती थी। लेकिन जितनी देर वो देखता रहा, निंगफोंग में उतने ही ज्यादा विरोधाभास उसे नजर आते गए। टेम्पल के आसपास का इलाका कमजोर मॉन्स्टर्स से भरा था जो लगभग बेकार लूट गिराते थे। इससे डुआन के लिए समझना नामुमकिन हो गया कि निंगफोंग यहां आया क्यों। इसी बीच निंगफोंग ने अपने पीछे मौजूद निगरानी करने वाले पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सीधा टेम्पल की 9वीं मंजिल के हॉल में चला गया, जहां लड़ाई का माहौल कहीं ज्यादा भारी हो गया। जैसे ही उन्हें किसी घुसपैठिए का एहसास हुआ, आसपास के मॉन्स्टर्स हर दिशा से उस पर टूट पड़े। फिर भी हर हमला एक बेहद मजबूत घेरे से टकराकर रुक गया और निंगफोंग वहीं बिना किसी नुकसान के खड़ा रहा। वो शील्ड इतनी तेजी से एक्टिवेट हुई कि दुआन भी हैरानी से देखता रह गया। मॉन्स्टर्स पूरी तरह मात खा गए, दीवार से टकराते अंडों की तरह घेरे से टकराते रहे। अपने पहले नाकाम हमले के बाद मॉन्स्टर्स हिचकिचाए और दूरी बनाकर पीछे हट गए। उस पल ने दुआन को यकीन दिला दिया कि सामने खड़ा जवान लड़का कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक छिपा हुआ ताकतवर वजूद है। बिना रुके निंगफोंग सीधे हॉल के बीचों बीच खड़ी विशाल पत्थर की मूर्ति की तरफ बढ़ गया। ये देखकर दुआन ने फौरन मान लिया कि वो सबसे ताकतवर निशाने के पीछे जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह कि पत्थर की मूर्ति बिल्कुल बेजान बनी रही, एक साधारण पत्थर के टुकड़े की तरह, जैसे निंगफेंग की भारी मौजूदगी ने उसे प्रतिक्रिया देने से पहले ही दबा दिया हो। बिना समय गंवाए वो बाकी बचे मॉन्स्टर्स पर कोई ध्यान दिए बिना इलाके में और गहराई तक बढ़ गए। पत्थर के खोल के नीचे असली वजूद आखिरकार सामने आया। एक विशालकाय पंखों वाला आर्मर का सूट टेम्पल की दीवार से सटा तैर रहा था, जिससे एक डरावना माहौल फैल रहा था। तभी साफ हुआ कि यही सिस्टम का असली निशाना था, बाहर वाली पत्थर की मूर्ति नहीं। जैसे ही उसे निंगफिंग के आने का एहसास हुआ, आर्मर के खाली आंखों के गड्ढे तेज रोशनी से चमक उठे। लेकिन हमला करने के बजाय वो पलटा और घबराहट में ऊपर की तरफ भाग निकला। निंगफोंग एक पल के लिए रुक गया, उलझन में कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतनी जल्दी क्यों भाग गया। दूर से देख रहे दुआन को पूरी तरह हैरानी हुई। ये उसकी पहली बार था टेम्पल के छिपे राज को देखने की, और वो समझ ही नहीं पाया कि निंगफोंग को रास्ता इतनी अच्छी तरह कैसे पता था। मन ही मन उसने निंगफोंग के बारे में अपनी राय फिर से ऊंची कर ली, ये समझते हुए कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसे सामान्य पैमानों से कभी नहीं आंका जा सकता। निंगफोंग फौरन उस जीव के पीछे भागा जिसे 6 विंग्ड एंजल कहा जाता था, लेकिन वो पहले ही बेकाबू घबराहट में था। निंगफिंग के डरावने माहौल से अभिभूत होकर मॉन्स्टर का दिमाग टूट चुका था, बस भागने की सहज बुद्धि बची थी। असल में उसके भागने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि पूरी जगह पहले ही सिस्टम ने बंद कर दी थी। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसने निंगफिंग को तेजी से नजदीक आते देखा। बिना हिचकिचाए निंगफिंग ने अपनी नई हासिल की स्किल थंडर डीमन स्काई चेज एक्टिवेट की। अपनी पूरी ताकत पीछा करने में झोंक दी। पल भर में आसमान में तूफानी बादल उमड़ आए और एक विशाल बिजली का तूफान आसमान में बन गया। इसकी ताकत इतनी भारी थी कि छोड़े जाने पर इसे दुनिया खत्म करने वाली आफत कहां जा सकता था। जैसे ही बिजली का घेरा नजदीक आया, 6 विंग्ड एंजल पूरी चपेट में आ गया और उसका शरीर बिना बचने के किसी मौके के चिथड़े चिथड़े हो गया। 6 विंग्ड एंजल जैसा शानदार खिताब रखने के बावजूद भी वो बिजली से जलकर राख हो गया। उसका शरीर पहचान से परे जल गया। इसका झटका पूरे इलाके में फैल गया और टेम्पल का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर गया। दुआन वहीं जड़ खड़ा रह गया। उसके पैर कांप रहे थे। ये उसकी पहली बार था ऐसी कल्पना से परे ताकत देखने का, जिससे उसे लगने लगा कि शायद निंगफिंग पहले ही किसी लेजेंडरी स्तर पर पहुंच चुका है। इसी बीच निंगफिंग ने तबाह बैटलफील्ड को कुछ अफसोस के साथ देखा। सामान्य हालात में इस लड़ाई से उसे भारी मात्रा में अनुभव मिलता, लेकिन खास नियमों ने इसे बेकार कर दिया। लूट इकट्ठा करने के बाद वो हल्के अंदाज में इलाका छोड़ने की तैयारी करने लगा। तभी दुआन अचानक छाया से बाहर दौड़ा और जल्दी से उसे पुकारने लगा। निंगफिंग चौंक गया और सहज बुद्धि से लगभग हमला ही कर बैठता, ये सोचते हुए कि ये आदमी कहां से आया।
उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा, क्या दुआन ने उसका अभी अभी इस्तेमाल किया, सब कुछ देख लिया था। निंगफिंग के भाव बदलते देख दुआन ने फौरन अपनी आवाज धीमी की, दोस्ताना दिखने की कोशिश की और एक छोटी बातचीत की गुजारिश की। इससे पहले कि निंगफिंग कुछ जवाब देता, सिस्टम की चेतावनी बार बार बजने लगी, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। उसने पहले इस अफरा तफरी वाले इलाके से निकलने और बाकी सब बाद में संभालने का फैसला किया। दुआन फौरन आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाकर निंगफिंग के पीछे पीछे डंजन से बाहर निकल आया। एक सुरक्षित जगह ढूंढने के बाद निंगफंग ने आखिरकार दुआन की सफाई सुनी। पूरी बात दुआन के पुराने गुरु तक जाती थी, जो कभी उनकी दुनिया में एक मशहूर हस्ती थे। उस आदमी ने डंजन की मुहर बनाए रखने के लिए खुद की बलि दे दी थी, अपने शिष्य पर यह बोझ छोड़ते हुए। कई सालों तक दुआन उस मुहर को बनाए रखने के लिए बलि की भेंटें इकट्ठा करता रहा, लेकिन निंगफिंग से मिलने के बाद उसका रवैया पूरी तरह शक से भरोसे में बदल गया। पूरी कहानी सुनने के बाद निंगफिंग आखिरकार एक आह भर सका। दुआन की ताकत और अनुभव को देखते हुए उसका ये पता लगाना कि उसे देखा जा रहा है, टलना नामुमकिन था। अगर दुआन खुद सामने ना आता तो शायद निंगफंग ने उसे कभी नोटिस ही ना किया होता। इत्तेफाकन जो आदमी अब उसे अपना उपकारी मानता था, उसने अभी अभी इस उच्च स्तरीय डंजन का सबसे बड़ा राज उजागर किया था। ये सोचते हुए निंगफिंग को एहसास हुआ कि वो बड़ी दुनिया के मुकाबले अब भी बहुत कमजोर है। एक जरा सी लापरवाही उसकी सारी छिपाई हुई काबिलियतों को उजागर कर सकती थी। लेकिन निंगफंग की सोच में डूबी चुप्पी को दुआन ने पूरी तरह गलत समझा, उसे हत्या के इरादे जैसा मान बैठा। इस गलतफहमी ने दुआन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसने फौरन अपना सिर झुका लिया, बार बार निंगफोंग का शुक्रिया अदा किया अपने गुरु का बदला लेने के लिए, और जब भी जरूरत हो उसके अधीन सेवा करने का वादा किया। निंगफिंग के लिए यह असल में एक कीमती मौका था। दुआन ताकतवर था, आत्मनिर्भर था और आगे कई हालातों में काम आ सकता था। इसीलिए निंगफिंग ने जानबूझकर एक गंभीर चेहरा बनाया और खुद को किसी बड़े अफसर की तरह पेश किया, ताकि उनके बीच एक सुरक्षित दूरी बनी रहे। दुआन फौरन समझ गया और दोबारा वादा किया कि वो सब कुछ राज रखेगा, साथ ही निंगफिंग को अपना पूरा साथ देगा। जो कुछ भी उसने देखा था, उसने उसे यकीन दिला दिया कि निंगफोंग एक अकल्पनीय रूप से डरावना वजूद है, जिसने कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया, जिससे उसका सम्मान और बढ़ गया। इसी वजह से दुआन ने तय किया कि वो फिलहाल चिन्यू सिटी में ही रहेगा, हालात पर नजर रखने और निंगफिंग का साथ देने का मौका ढूंढने के लिए। उनकी बातचीत अब भी खत्म ही हुई थी कि निंगफंग का फोन अचानक बज उठा। दूसरी तरफ ची वेई थीं, बेचैनी से कह रही थीं कि उन्हें किसी जरूरी बात पर उससे मिलना है। निंगफंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसे एहसास हुआ कि ये यकीनन कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये कोई आपात स्थिति न होती तो ची वेई उसे इतनी बेचैनी से कभी न बुलाती। मुसीबत उभरने लगी थी। सूलन सुराग के पीछे थी और निंगफंग की हरकतों से जुड़े संकेतों के करीब पहुंच रही थी। ये बात कि जो कोई हाल ही में सामने आया है वो पहले ही इतनी तेजी से काम कर रहा है और इतना शक पैदा कर रहा है, सूलान को लगातार और शक में डालती जा रही थी। फिर भी ची वे को अब भी यकीन था कि निंगफिंग वो खतरनाक इंसान नहीं है जिसका जिक्र रिपोर्ट्स में है। कम से कम ऊपर से देखने में वो सामान्य और मेहनती लगता था। फिर भी उसे एक पूरी रिपोर्ट जमा करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे सवाल अब भी अनसुलझे थे। कुछ दिन पहले उसने पहले ही चेन्यू सिटी की आफत के बारे में अपने सीनियर्स को एक इमरजेंसी रिपोर्ट भेज दी थी। उसने ये भी सुझाव दिया कि तबाही की ये कड़ी पर्दे के पीछे काम कर रही म्यूटेंट फोर्सेस से जुड़ी है। जैसे ही रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंची, पूरा मीटिंग रूम एकदम खामोश हो गया। ये खामोशी आखिरकार तब टूटी जब एक बुजुर्ग वेटरन बोलना शुरू हुआ। उसने साफ शब्दों में सूलान की थ्योरी पर सवाल उठाया, ये कहते हुए कि वो जल्दबाजी में बेतुके नतीजों पर पहुंच रही है। उसकी नजर में डार्क पावर्स हमेशा एक भयानक कीमत के साथ आती हैं। जितनी वो ताकतवर होती हैं, उतना ही मौत, पागलपन या मॉन्स्टर में बदल जाने का खतरा बढ़ता है। सबसे हल्के मामलों में भी इस्तेमाल करने वाले शायद ही किसी दुखद अंजाम से बच पाते हैं। एक किंग लेवल एक्सपर्ट का डार्क पावर इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन लगता था। उसने सूलान का मजाक तक उड़ाया, ये कहते हुए कि उसे जांच करने के बजाय कहानियां लिखनी चाहिए, क्योंकि उसकी थ्योरी में कोई असली सबूत नहीं है। सूलान को इतनी तीखी मुखालफत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पक्का सबूत न होने के बावजूद वो अपनी बात पर डटी रही। इस बहस ने मीटिंग में मौजूद कई लोगों को उसकी काबिलियत पर सवाल उठाने और उस पर खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का इल्जाम लगाने पर मजबूर कर दिया। एक आदमी ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर सच में ऐसा कोई किंग लेवल वजूद मौजूद है तो वो खुशी खुशी खुद को गलत साबित होने का नतीजा भुगतने को तैयार है। बुजुर्ग एल्डर ने गला साफ किया और चिकने बालों वाले आदमी को शांत होने का इशारा किया। बहस थमने के बाद
काउंसिल ने चेंदू में और ज्यादा फौज भेजने का फैसला किया ताकि पूरी जांच हो सके। अगर हालात काबू से बाहर हो गए तो स्पेशल टास्क फोर्स पूरा ऑपरेशन संभाल लेगा। सूलान ने शैडो ऑर्गेनाइजेशन से मदद की भी पुरजोर मांग की। हालांकि उसकी गुजारिश उसके सीनियर्स ने रोक दी। निराश होकर उसने खुलेआम पूछा कि क्या उन्हें मौजूदा जांच टीम पर शक है। बुजुर्ग आदमी ने फौरन उसे भरोसा दिलाया और आखिरी फैसला होने तक सब्र रखने को कहा। लेकिन शहर पहले से ही अफरा तफरी में था। इंतजार करने से हालात और बिगड़ते। वर्तमान में वापस सूलैन अब भी ची वेई के साथ जानकारी का आदान प्रदान कर रही थी। तभी एक मातहत बेचैनी से अंदर दौड़ा आया एक जरूरी खबर के साथ। लुनबेई सिटी के हुआयांग डिवाइन टेम्पल सीक्रेट रेल्म पर एक डार्क फोर्स ने हमला किया था। अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन हालात बेहद अस्थिर थे। रिपोर्ट खत्म होते ही ची वेई का चेहरा पीला पड़ गया। यह हमला ठीक उसी जगह हुआ था जहां निंग फेंग ने अपने पहले एडवांसमेंट मिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। सूलान पूरा मामला जानती थी क्योंकि उसने खुद निंग फेंग की एप्लीकेशन मंजूर की थी, इससे पहले कि कैप्टन ने उसे बुलाया। उसके दिमाग में एक परेशान करने वाला ख्याल कौंधा। सब कुछ एक ध्यान से बनाई गई खेल की तरह अपने चरम पर पहुंचता लग रहा था। उसी पल पूरा लुनबेई सिटी अधिकतम सुरक्षा में था। हर कोने में शक्तिशाली घेरे फैले हुए थे। घबराई हुई भीड़ के बीच निंगफिंग और दुआन आगे बढ़ते रहे, जबकि आसपास हर किसी की आंखों में डर भरा था। सड़कों पर फैली अफवाहों से ज्यादातर लोग मानते थे कि ये संकट सीधे हुआयांग डिवाइन टेम्पल से जुड़ा है। इत्तेफाकन निंगफेंग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में ही पूरे शहर में फैली इस आफत का केंद्र बन चुका है। तनाव भरा माहौल भी उसे सिरदर्द दे रहा था। इन हालातों में उनके पास बस एक ही विकल्प था, लॉकडाउन हटने का इंतजार करना, फिर वहां से निकलना। लेकिन ठीक उसी पल लुनबेई के ऊपर आसमान अचानक फट पड़ा और एक विशाल दरार आसमान के आर पार फैल गई। उस दरार से विकृत जीवों की लहरें किसी काले सैलाब की तरह उमड़ पड़ी। जब वो सुरक्षा घेरे से टकराए, उन्हें जरा भी डर नहीं था। इसके उलट उन्होंने इसे पूरी हिकारत से देखा। उनकी नजरों में इंसानियत एक कमजोर शिकार से ज्यादा कुछ नहीं थी जो एक नाजुक पिंजरे के अंदर छिपा हो। और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स उस दरार से किसी पागल जानवरों के झुंड की तरह उमड़ते रहे। बीचों बीच उनका लीडर एक खूंखार माहौल और विशाल राक्षसी सींगों के साथ सामने आया। उसने शहर की सुरक्षा का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि ये टिकने के लिए बहुत कमजोर हैं। कुछ पलों बाद लीडर ने पूरे पैमाने पर हमले का आदेश दिया। उसने ऐलान किया कि ये जगह इंसानियत के लिए निराशा का तोहफा बनेगी। पूरा झुंड एक साथ दहाड़ा और फिर शहर के दिल की तरफ एक बेकाबू सैलाब की तरह झपटा। इस बेरहम हमले के तहत घेरे में तेजी से दरारें फैलने लगीं और हर तरफ कमजोर जगहें उभरने लगीं। ये दरारें बढ़ती रहीं, यहां तक कि अंदर मौजूद लोगों को एहसास हुआ कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। दहशत फूट पड़ी क्योंकि आतंक ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। घेरा आखिरकार टूट गया, पूरे पैमाने के हमले का रास्ता खोलते हुए। चीखें हर तरफ गूंजने लगीं क्योंकि अफरा तफरी काबू से बाहर फैल गई। नागरिक हर दिशा में भागे, एक दूसरे को कुचलते हुए बचने की बेताब कोशिश में। यहां तक कि शहर के रक्षक भी दबाव में अपनी व्यवस्था खोने लगे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कभी न टूटने वाला घेरा इतनी जल्दी कैसे ढह गया। इस अफरा तफरी में कई नागरिक लड़ाई के बीच फंस गए और गलती से खुद रक्षकों के हाथों घायल या मारे गए। ये आफत सामने आते देख दुआन फौरन निंगफिंग के आगे आ खड़ा हुआ और उन दोनों के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाने के लिए अपना बैटल ऑरा छोड़ दिया। उसने नतीजा निकाला कि ये किसी सीक्रेट रेल्म से हुआ हमला है, लेकिन खतरा उन्होंने पहले झेले किसी भी हालात से कहीं ज्यादा बड़ा था। दुआन ने विनम्रता से निंगफंग से पूछा कि क्या उसे आगे बढ़कर इस खतरे को मिटा देना चाहिए। निंगफंग की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, इस पेशकश से थोड़ा हैरान, जबकि वो जल्दी से अंदाजा लगाने लगा कि हालात असल में कितने गंभीर हैं। निंगफंग का सवाल सुनकर दुआन ने इसे पूरी तरह गलत समझ लिया। उसने सोचा कि बॉस उसकी वफादारी और उसके साथ खड़े रहने की काबिलियत परख रहा है, जबकि निंगफेंग बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे पूरी स्थिति का पता नहीं था। दुआन जितना इस बारे में सोचता गया, उतना ही यकीन उसे होता गया। उसका लड़ने का जज्बा उमड़ पड़ा, जैसे वो अपनी काबिलियत साबित करने की तैयारी कर रहा हो। उसने भरोसे के साथ ऐलान किया कि वो सब कुछ खुद संभाल लेगा और निंगफंग से बस देखते रहने को कहा। निंगफंग इस अचानक हुए तमाशे से उलझन में पड़ गया, लेकिन अपनी असली ताकत ज्यादा उजागर न करने के लिए उसने साथ देना ही सही समझा। हालात तौलने के बाद निंगफेंग ने पीछे रहकर देखते रहना चुना। इतने सारे लोगों के आसपास होने पर भारी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ ध्यान खींचता, इसलिए दुआन को लड़ने देना बेहतर विकल्प था। दुआन ने बैटलफील्ड का जायजा लिया। एक तरफ मॉन्स्टर्स तांडव मचा रहे थे, दूसरी तरफ
डरे हुए नागरिक हर दिशा में भाग रहे थे। कुछ अवेकनर्स अब भी विरोध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत बुरी तरह कम पड़ रही थी। सींगों वाले लीडर के सामने ताकत का फर्क साफ नजर आ रहा था। जो भी उस पर झपटा वो हवा में पत्तों की तरह उड़ गया, बिना कोई असर छोड़े। इसी बीच मॉन्स्टर की सुरक्षा में कोई नुकसान का निशान तक नजर नहीं आ रहा था। लीडर ने धीरे धीरे बैटलफील्ड का जायजा लिया। उसकी आंखों में हिकारत और बोरियत भरी थी। उसने इंसानियत का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि वो उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर हैं और लड़ने लायक भी नहीं। अपने खून से सने हथियार को घसीटते हुए वो जीव कुचल देने वाले दबाव के साथ आगे बढ़ा। हर कदम इलाके भर में मौत जैसा भारी माहौल फैला रहा था। पूरा शहर और गहरी अफरा तफरी में डूबता गया, क्योंकि बेबस नागरिक अपनी जान बचाकर भागते रहे। उस जीव के लिए इंसान बस छोटी छोटी रुकावटें थी, जिन्हें कुचला जाना बाकी था। उसकी मार डालने की इच्छा बढ़ती रही, सामने खड़े निशाने पर टिकी हुई। उसने अपना विशाल हथियार उठाया और एक डरी हुई जवान औरत पर वार किया, जो बेताबी से भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वार लगने से ठीक पहले एक और हथियार सामने आया और उस हमले को पूरी तरह रोक दिया। दुआन आखिरकार लड़ाई में कूद पड़ा, जिससे लीडर को रुकना पड़ा, क्योंकि उसे एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिल गया था जो जवाबी हमला कर सकता था। उसके पीछे दुआन ने अपना पूरा माहौल छोड़ दिया, ठान लिया कि निंगफंग को आगे नहीं आने देगा। हालांकि उसे पता था कि उसकी असली ताकत कल्पना से परे है। उसने जोर से निंगफंग से कहा कि वो आराम से देखे, जबकि वो सब कुछ संभाल लेगा। निंगफंग को दुआन के इस ज्यादा उत्साही तमाशे पर बस अजीब सा महसूस हुआ। मॉन्स्टर ने एक कर्कश हंसी छोड़ी और पहली बार माना कि इंसानियत में कोई तो है जो ध्यान देने लायक है। दुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान अपने हाथों में चमकते हथियार पर टिका था। एक जोरदार वार से उसने उस विशाल मॉन्स्टर को पीछे उछाल दिया। जीव के मुंह से खून निकल आया। उसकी आंखों में इस अनपेक्षित ताकत को देखकर हैरानी छा गई। इससे पहले कि वो संभल पाता, दुआन हैरत अंगेज रफ्तार से आगे झपटा। उसने अपना हथियार कसकर पकड़ा। उसकी नजरें बर्फ जितनी ठंडी थीं। उसने लगातार कई टेक्निक्स यूज छोड़ी, हर वार किसी तूफान की तरह गिरता। हर हमला बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा। मॉन्स्टर को जवाबी हमले का कोई मौका नहीं दिया। दर्शक हैरान होकर खामोशी में देखते रह गए, यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा डरावना ताकतवर वजूद मौजूद हो सकता है। अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह हराने के बाद दुआन बैटलफील्ड के बीचों बीच बेरोकटोक जोश के साथ शान से खड़ा रहा। देखने वाले हर किसी को यकीन हो गया कि वो कोई बेहद दुर्लभ छिपी हुई क्लास जरूर है, जिसकी ताकत कल्पना से कहीं परे है। उसके पीछे खड़े निंगफेंग को सच में झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि दुआन उसके पहले अंदाजे से कहीं ज्यादा ताकतवर है। पूरा तमाशा देखने के बाद निंगफंग ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और बस एक छोटी सी तारीफ की, बिना ये दिखाए कि वो असल में कितना प्रभावित हुआ है। लीडर के हारते ही लड़ाई का रुख फौरन बदल गया, क्योंकि बाकी बचे योद्धाओं ने एक जोरदार जवाबी हमला किया। अपने कमांडर के बिना मॉन्स्टर्स पूरी तरह अफरा तफरी में पड़ गए और हर दिशा में भाग खड़े हुए। दुआन विनम्रता से चलकर आया और निंगफेंग से पूछा कि क्या कोई और हुक्म है। निंगफेंग ने फौरन हाथ हिलाकर उसे टाल दिया, ये मानते हुए कि उसने शानदार काम किया है। मन ही मन वो सच में प्रभावित था और उसने दुआन को थम्स अप तक दिया। उनकी इस अजीब बातचीत को देखते हुए आसपास की भीड़ आपस में फुसफुसाने लगी, ये सोचते हुए कि निंगफेंग असल में है कौन, जिसे दुआन जैसा ताकतवर इंसान इतना सम्मान दे रहा है। लड़ाई के बाद दुआन ने लीडर से मिला सारा लूट इकट्ठा किया, लेकिन खुद रखने के बजाय हर चीज निंगफेंग को सौंप दी। इनामों में 2 ऑरेंज ग्रेड चीजें थीं, जो साफ तौर पर कीमती थीं। इस्तेमाल न भी किया जाए तो भी इन्हें बड़ी रकम में बेचा जा सकता था। एक फ्लेक्सिबल क्लास वाली स्किल बुक भी थी, जिसे डेडली स्ट्राइक कहा जाता है, जिसने निंगफेंग को खुश कर दिया, क्योंकि वो इसे बेच सकता था या और संसाधन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। आखिरी इनाम एक डिफेंसिव शील्ड था, जिसे डीमन सप्रेशन शील्ड कहा जाता है। देखने में यह मामूली लगता था, लेकिन इसकी असली कीमत साधारण से कोसों दूर थी। सब कुछ शांत होने के बाद लून बे सिटी से एक ग्रुप जल्दी से उनसे मिलने आया। वो लोकल एडवेंचरर्स और क्षेत्रीय अधिकारी थे, जो लड़ाई की खबर सुनते ही दौड़े चले आए। उन्होंने पूरे शहर को आफत से बचाने के लिए निंगफेंग और दुआन का दिल से शुक्रिया अदा किया। ग्रुप के लीडर ने सच्ची श्रद्धा के साथ सम्मानपूर्वक झुककर सलाम भी किया। इत्तेफाकन वो जिस तरह निंगफेंग को देख रहे थे, उसमें एहतियात साफ झलक रहा था, जैसे वो किसी डरावने वजूद के सामने खड़े हों। लीडर ने खुद को यकीन दिला लिया कि शहर के उच्च स्तरीय घेरे को एक्टिवेट करने से शायद गलती से एक्सपर्ट की कार्रवाई में रुकावट आ गई हो, जिससे लगा कि उन्होंने उसे नाराज कर दिया है। यही सोचते हुए उसने बार बार माफी में अपना सिर झुकाया, हर शब्द के साथ और घबराता गया।
फिर उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि मुआवजे के तौर पर एक खास तोहफा पेश करें। निंगफुंग ने जैसे ही सुना कि ये एक टेलीपोर्टेशन स्क्रोल है, उसकी आंखों में चमक आ गई। ये एक बेहद दुर्लभ चीज थी जो कम दूरी की तुरंत यात्रा की सुविधा देती थी और मिशंस के दौरान बेहद काम आती थी। अधिकारी ने विनम्रता से निंगफिंग और दुआन से गुजारिश की कि वो कुछ दिन और रुकें, क्योंकि शहर के हालात अब भी अस्थिर थे। हालांकि निंगफिंग ने मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उसका एक जरूरी मिशन है जो टाला नहीं जा सकता। उसके विनम्र इनकार को एक छिपी चेतावनी समझ लिया गया, जिससे अधिकारी और भी बेचैन हो गया और आगे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। माहौल तनावपूर्ण हो गया क्योंकि शहर के प्रतिनिधि के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। उसने फौरन वो टेलीपोर्टेशन स्क्रोल सौंप दिया जो उसने पहले से तैयार रखा था। मानो इतना काफी ना हो, उसने यूएन चिंग ट्रेडिंग एक्सचेंज का एक खास काला कार्ड भी पेश किया जो असाधारण दर्जे और अधिकार का प्रतीक था। निंगफिंग अपनी हैरानी नहीं छुपा सका, क्योंकि मुट्ठी भर ही प्रभावशाली लोगों को ऐसा कार्ड मिलता है। इसने उसे उस आदमी की पहचान को नए सिरे से आंकने पर मजबूर कर दिया। वो साफ तौर पर एक सामान्य शहर अधिकारी से कहीं ज्यादा था। चूंकि फायदे सीधे पेश किए जा रहे थे, निंगफिंग ने मुस्कुराते हुए खुशी खुशी उन्हें स्वीकार कर लिया और शुक्रिया कहा। ये देखकर ताई डोंगमिंग ने आखिरकार लंबी राहत की सांस ली, जैसे उसके ऊपर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। जाने से पहले उसने सावधानी से पूछा कि क्या भविष्य में कोई और संकट आने पर निंगफुंग फिर से शहर की रक्षा में मदद करेगा। निंगफुंग ने सोचा कि वो पहले ही तोहफे स्वीकार कर चुका है, तो अब इनकार करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसने हामी भर दी, बशर्ते इससे उसकी अपनी योजनाओं में कोई रुकावट न आए। ताई डोंगमिंग फौरन राहत महसूस करने लगा, जैसे वो किसी बड़ी आफत से बच निकला हो। उसके मातहतों में जोरदार जश्न फूट पड़ा, क्योंकि उनकी नजर में शहर को आखिरकार एक असली रक्षक मिल गया था। सब कुछ तय होने के बाद निंगफिंग और दुआन ने बिना देर किए फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके वहां से निकल गए। वो जल्दी ही चेंगडू सिटी के मुख्य जोआब एडवांसमेंट हॉल वापस पहुंच गए। इसी बीच वंग यूए की पूरी टीम बेचैनी से एडवांसमेंट मिशन के नतीजों का इंतजार कर रही थी। आज एक बड़ा मौका था, क्योंकि उसका सेकेंड एडवांसमेंट मिशन उसके अगले कदम को तय करने वाला था। प्रोसेस खत्म करने के बाद वंग यूए हॉल से बाहर निकली ही थी कि कोई उसके ठीक पीछे पीछे आया। जैसे ही वो बाहर निकली, उसे दो लोग हैरतअंगेज रफ्तार से गुजरते और सीधे अंदर जाते नजर आए। उनमें से एक को देखकर वो जड़ हो गई, क्योंकि वो जानी पहचानी मौजूदगी फौरन उसे किसी की याद दिला गई। उसने चुपचाप अपना शक जाहिर किया। उसके बगल में खड़े जाओ चुंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे जरूर धोखा हुआ होगा। उसने इस ख्याल का मजाक उड़ाया कि निंगफिंग जैसा नौसिखिया कभी फ्लाइट टिकट खरीद सकता है या ऐसी किसी जगह पर दिख सकता है। वांग यूए का चेहरा फौरन ठंडा पड़ गया। अगर वो टीममेट न होते तो शायद वो उसका ऐसा रवैया बर्दाश्त ही न करती। उसकी प्रतिक्रिया से जाओ चुंग और चिढ़ गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो हमेशा किसी ऐसे इंसान का बचाव क्यों करती है जिसे वो एक तुच्छ आदमी मानता है। उसने फौरन बात बदल दी और दिखावटी तौर पर सबसे उनके एडवांसमेंट मिशन के नतीजे पूछने लगा। बाकी तीनों टीममेट भी अपने नतीजे मिलाने के लिए दौड़े चले आए। जाओ चुंग ने सिर्फ ए रैंक मिशन मिलने पर निराश होने का दिखावा किया, लेकिन उसके टीममेट्स ने उसे तसल्ली दी कि ये पहले ही एक बेहद दुर्लभ मौका है। इसी बीच ग्रुप की गुलाबी बालों वाली लड़की वंग यूए से किसी शानदार खबर की उम्मीद में उसे लगातार देखती रही, लेकिन वंग यूए का अजीब सा भाव सबको बेचैन कर गया। कुछ ने तो ये मान भी लिया कि उसे शायद कोई निचले दर्जे का मिशन मिला और उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं। जाओ चुंग मन ही मन मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि आखिरकार एक जीनियस भी कहीं ना कहीं अटक जाता है। उसे पता था कि एडवांसमेंट मिशंस भविष्य की ग्रोथ और स्किल्स को बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए उसने माना कि आखिरकार यही उसकी कमजोर कड़ी है। उसने तसल्ली देने का दिखावा किया और मदद की पेशकश की, लेकिन असल में वो बस वांग यूए के सामने अपना रौब जमाना चाहता था। वांग यूए ने ठंडी नजरों से जवाब दिया, उसे बताते हुए कि अगर वो अपने ही मिशन पर ध्यान नहीं दे सकता तो उसे किसी और को जज करने का कोई हक नहीं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पूरा ग्रुप हैरानी में खामोश हो गया। असल में वांग यूए नाराज नहीं थी, क्योंकि वो नाकाम हुई थी। उसने एक बिल्कुल नई छिपी हुई क्लास अवेकन की थी जो पहले कभी दर्ज ही नहीं हुई थी। जाओ चुंग ने फौरन इससे इनकार किया, ये जिद करते हुए कि क्लासेस शुरुआत से ही तय होती हैं और एडवांसमेंट के दौरान कभी नहीं बदल सकती। उसने पहले कभी किसी के एडवांसमेंट के बीच में हिडन क्लास अनलॉक करने के बारे में नहीं सुना था। वांग यूए को वो रजिस्ट्रेशन रूम याद आया जहां सिस्टम ने उसे शुरुआत में एक स्विफ्ट रेंज क्लास के रास्ते पर रखा था, लेकिन एक खास एनहांसमेंट आइटम की बदौलत उसका पूरा ग्रोथ पाथ बदल गया।
और एक बिल्कुल नई क्लास अनलॉक हो गई जिसे शैडो वैनगार्ड कहा जाता है। जब ये सूचना सामने आई तो खुद वंग युए को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये बदलाव इतनी अचानक हुआ था। वो खास निशान असल में वही चीज थी जो निंग फिंग ने हल्के फुल्के अंदाज में उसे दी थी, बिना ये सोचे कि इससे इतना अविश्वसनीय बदलाव आएगा। इसका असर हर उम्मीद से कहीं ज्यादा निकला और इसने उसका पूरा भविष्य बदल दिया। निंग फिंग ने जिस भरोसे के साथ वो चीज उसे दी थी, उसे याद करते हुए वंग युए ने मान लिया कि वो पहले से इसकी असली कारीगरी समझता होगा। इस गलतफहमी की वजह से उसे और भी यकीन हो गया कि निंग फिंग ने शुरू से ही सब कुछ पहले से सोच रखा था। उसके लिए उसका सम्मान और गहरा हो गया, जबकि सच्चाई ये थी कि निंग फिंग को खुद नहीं पता था कि वो चीज असल में क्या कर सकती है। बिना एक पल की हिचकिचाहट के वॉन्ग युए ने अपना नया एडवांसमेंट पाथ कंफर्म कर दिया। सिस्टम ने फौरन उसकी क्लास प्रोग्रेशन अपडेट कर दी। उसका स्पष्टीकरण सुनने के बाद जाओ चुंग का चेहरा और उदास हो गया। उसने अनजान नाम शैडो वैनगार्ड पर सवाल उठाए और ये तक सोचने लगा कि कहीं सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं, इस डर से कि गलत चुनाव उसका भविष्य बर्बाद कर देगा। हालांकि ऊपर से वो चिंतित दिखने का दिखावा कर रहा था, असल में वो इस बात से निराश था कि नतीजा हर उम्मीद से बढ़कर निकला। वॉन्ग युए ने ठंडे अंदाज में उसकी दखलंदाजी को नजरअंदाज कर दिया, जिससे वो पूरी तरह शर्मिंदा महसूस करने लगा। बाकी दोनों लड़कियां ये जानकर खुश हो गईं कि वॉन्ग युए को एक एस रैंक एडवांसमेंट मिशन मिला है और वो लगातार उसकी किस्मत और काबिलियत की तारीफ करती रहीं। इसने जाओ चुंग की जलन को और बढ़ा दिया। जहां जाओ चुंग निंग फिंग से जलता था, वहीं वो असल में उस रहस्यमयी निशान को ही पाना चाहता था। उसने चुपचाप ठान लिया कि चाहे कितने भी संसाधन खर्च हों, वो इसे हासिल करके रहेगा। दूसरी तरफ निंग फिंग वो पहले ही उस रहस्यमयी निशान से मिली नई ताकत के साथ ढलने लगा था। उसका स्टैमिना 5 पॉइंट्स बढ़ गया और उसका स्पिरिट भी मजबूत हो गया, जिससे उसकी कुल काबिलियत साफ तौर पर बढ़ गई। एडवांसमेंट ट्रायल आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया और सिस्टम ने अपने आप उसका कैरेक्टर अपग्रेड पूरा कर दिया। इसके बाद निंग फिंग को ऑटो ऑपरेशन नाम की एक नई पैसिव स्किल भी मिली। डार्क एनर्जी पर उसका कंट्रोल एक बार फिर बेहतर हो गया, जिससे वो फौरन अपनी नई ताकत आजमाने के लिए बेताब हो उठा। जब निंग फिंग एडवांसमेंट में था, दुआन बाहर एक असली बॉडीगार्ड की तरह खड़ा रहा, अपनी जगह से कभी न हटते हुए। उसकी हर हरकत को दूर से चुपचाप सूलान देख रही थी। उसे ये अजीब लगा कि दुआन जैसा ताकतवर इंसान निंगफिंग के इतने करीब क्यों रहता है। दुआन के हिफाजत भरे रवैये ने निंगफिंग की असली पहचान को लेकर उसका शक और गहरा कर दिया, और अब तक जो कुछ भी उसने जांचा था, उसने इस रहस्य को और बड़ा ही बनाया। अपनी नरम दिखने वाली शख्सियत के बावजूद दुआन पहले ही 4th एडवांसमेंट तक पहुंच चुका था, जिससे वो इलाके के दुर्लभ एलीट्स में गिना जाता था। पूरे क्षेत्र में भी उसके स्तर का कोई इंसान बेहद दुर्लभ माना जाता था। फिर भी हॉल में दाखिल होते ही उसने निंग फंग के प्रति साफ सम्मान दिखाया, जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। सूलन निंग फंग से जुड़ी हर फाइल दोबारा जांचने लगी, साथ ही ची वे के साथ जानकारी मिलाना जारी रखा। उसने ची वे से अगली योजना तैयार रखने को कहा, क्योंकि हालात उनकी उम्मीद से भी ज्यादा उलझ सकते थे। ची वे ने जवाब दिया कि वो जानकारी जांचना और परखना जारी रखेगी। फिर भी उसे अब भी यकीन था कि निंग फिंग दुश्मन के पक्ष में नहीं है। इसी बीच जैसे ही निंग फिंग और दुआन निकल रहे थे, अचानक किसी ने पीछे से पुकारा। निंग फिंग ने पलटकर देखा और फौरन ची वे को पहचान लिया, जिससे उसका दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उसे पहले वाली इमरजेंसी कॉल याद आ गई और वो जान गया कि ये मुलाकात आसान नहीं होगी। दुआन ने फौरन हालात भांप लिए और उन्हें बात करने की जगह देने के लिए एक तरफ हट गया। हालांकि जिस तरह उसने निंग फोंग को बॉस कहकर संबोधित किया, उसने ची वे का ध्यान खींच लिया, जबकि निंग फोंग सफाई देने के लिए हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से दावा किया कि दुआन बस मजाक कर रहा था और उसकी शख्सियत थोड़ी अजीब है, इसलिए उसे इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ची वे ने इस बहाने को नजरअंदाज कर सीधे मुद्दे पर आ गईं। निंगफेंग की आंखों में सीधे देखते हुए उन्होंने तीखे लहजगे में पूछा कि क्या उसने अपना एडवांसमेंट मिशन तय समय से पहले पूरा कर लिया है। इस सवाल ने निंगफंग को फौरन ठंडे पसीने में डुबो दिया, क्योंकि वो सबसे सही जवाब ढूंढने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके राज पहले से ही शक के घेरे में हो सकते हैं और हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। ची वे हमेशा से निंगफंग की हिफाजत करने वाले चंद लोगों में से एक रही थी, इसलिए उसे यकीन था कि उनका इरादा उसे फंसाने का नहीं है। उसने तय किया कि वो उन्हें सब कुछ ईमानदारी से बता देगा। कहानी इतनी उलझी हुई थी कि जितना वो समझाने की कोशिश करता, उतनी ही ये और उलझती जाती। वो इसे अपना निजी राज ही रखना चाहता था, लेकिन कीवे ने उसकी इस चाहत को समझ लिया लगा। फिर भी उनका एक आखिरी सवाल था।
उन्होंने उससे ईमानदारी से जवाब देने को कहा कि क्या उसका शरीर या दिमाग किसी भी तरह की डार्क पावर से भ्रष्ट हुआ है। ये सुनते ही निंग फेंग फौरन तन गया, इस डर से कि उसका सिस्टम से जुड़ा राज कहीं उजागर ना हो जाए। असल में हाल ही में दुनिया अफरा तफरी में डूब चुकी थी। मोहरें टूट रही थीं, सीक्रेट रेल्म की दरारें हर जगह खुल रही थीं और डार्क एनर्जी असली दुनिया में रिस रही थी, जिससे कई लोग अजीब ताकतों से अवेकन हो रहे थे। ये समझते हुए कि कीवे गलत चीज पर शक कर रही हैं, निंग फेंग चुपचाप निश्चिंत हो गया और सख्ती से किसी भी असामान्य काबिलियत के होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अधिकारियों की निगरानी में नहीं रहना चाहता था। लेकिन कीवे को सिर्फ इनकार से यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक छोटा काला पत्थर निकाला और उससे एक परीक्षण में सहयोग करने को कहा। उन्होंने समझाया कि उसे बस इसमें थोड़ी सी ताकत प्रवाहित करनी है। अगर उसके अंदर कोई डार्क करप्शन मौजूद हो तो पत्थर फौरन प्रतिक्रिया देगा। निंग फेंग एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन सीधे इनकार करने से वो और भी शक्की लगता। आखिरकार उसने अपना हाथ पत्थर पर रखा और सावधानी से उसमें जीवन ऊर्जा की एक पतली धारा प्रवाहित की। इससे पहले कि वो ऊर्जा स्थिर होती, पत्थर टूटकर टुकड़ों में फट गया। निंग फेंग चौंक कर उछल पड़ा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ। कीवे भी जड़ हो गईं। नतीजा उनकी हर उम्मीद से परे था और लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। अपनी उलझन में उन्हें याद आया कि ये उपकरण उन्हें सूलान से मिला था, साथ ही इसके इस्तेमाल की हिदायतें भी। ये अधिकारियों का इस्तेमाल किया जाने वाला एक खास उपकरण था जो अलौकिक ऊर्जा के प्रति बेहद संवेदनशील था और असामान्य ताकतों वाले लोगों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। एक बार ऊर्जा डालने पर यह चेतावनी के तौर पर कंपन करता। जितनी तेज प्रतिक्रिया होती, निशाने के अंदर डार्क करप्शन का स्तर उतना ही ज्यादा माना जाता। लेकिन सूलान ने कभी नहीं बताया था कि अगर उपकरण फट जाए तो क्या होगा, इसलिए किसी ने भी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। निंग फेंग ने जल्दी से समझाया कि वो हाल ही में अवेकन हुआ है और शायद अपनी ऊर्जा इस्तेमाल करते वक्त कोई गलती कर बैठा। उसने विनती की कि वो उसे गलत न समझें और उसके किरदार पर भरोसा करें। चीवेई ने चुपचाप उसे देखा, याद करते हुए कि वो बिना ज्यादा पारिवारिक सहारे के बड़ा हुआ था और अपने साथियों से 2 साल देर से अवेकन हुआ था। उसका रास्ता कभी आसान नहीं रहा। हालांकि उन्हें अब भी उस पर भरोसा था। वो जानती थीं कि उनकी जिम्मेदारी के तहत आज की घटना उनके सीनियर्स को रिपोर्ट करनी जरूरी है। उन्हें बस उम्मीद थी कि निंग फेंग उनकी स्थिति को समझेगा। निंग फेंग ने भारी मन से एक आह भरी, पहले से ही आगे मुसीबत का अंदाजा लगाते हुए। उसने तो ये तक सोचना शुरू कर दिया कि अगर उसे बहुत ज्यादा दबाव में डाला गया तो वो शहर छोड़ भी सकता है। बातचीत खत्म होने के बाद चीवे ने अपने बैग से एक स्किल बुक निकाली, आखिरी तोहफे के तौर पर। उन्होंने इसे पहले से तैयार रखा था ताकि निंग फेंग को उसका पहला एडवांसमेंट ट्रायल पास करने का इनाम दे सकें। निंग फेंग ने इसे स्वीकार किया, शुक्रगुजार और गहरे तौर पर भावुक महसूस करते हुए। उसने दिल से उनका शुक्रिया अदा किया, इससे पहले कि वो अपनी तरफ से शुक्रिया जताने के लिए एक तोहफा निकाले। निंग फेंग ने जो चीज पेश की वो एक ऑरेंज ग्रेड बेल्ट थी, जिसे प्यूरिटी फेदर बेल्ट कहा जाता है। इसकी एट्रीब्यूट्स असाधारण थीं। ये स्पिरिट को काफी बढ़ाती थी, हेल्थ और स्टैमिना की रिजेनरेशन में जबरदस्त सुधार करती थी, डार्क डैमेज से पूरी सुरक्षा देती थी और रिकवरी असर को लगभग 50% तक बढ़ा देती थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत बिना किसी कास्टिंग के अपने आप ठीक होना था, जिससे ये नाजुक पलों में एक सच्चा जीवन रक्षक बन जाती थी। ये तोहफा इतना कीमती था कि चीवे हिचकिचा गईं और इसे स्वीकार करने में सहज महसूस नहीं कर पाईं। लेकिन निंग फेंग ने बस मुस्कुराते हुए इसे उनके हाथों में थमा दिया, ये कहते हुए कि उसे ये अपने एडवांसमेंट मिशन के दौरान मिला था और ये कोई बड़ी बात नहीं। चीवे इसे मिली जुली भावनाओं के साथ ही स्वीकार कर सकीं। इस छोटी सी बातचीत के बाद निंग फेंग ने अलविदा कहा और दुआन के साथ चला गया। वो काफी देर तक वहीं खड़ी रहीं। उनका मन ऐसे सवालों से भरा था जिनका कोई जवाब नहीं था। उसे इतनी आसानी से एक दुर्लभ ऑरेंज ग्रेड चीज देते देख चीवे तय नहीं कर पाई कि वो अविश्वसनीय रूप से भोला है या बस बेहद उदार। बाद में चीवे एसोसिएशन ऑफिस लौटी और सूलान को मार्टिन कियर स्टोन के टूटने की रिपोर्ट दी। सूलान ने भी पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, जिससे वो हैरान रह गईं, जबकि चीवे और भी चिंतित हो गईं। अगर सुपरनैचुरल एसोसिएशन ने सच में निंग फेंग को खतरा मान लिया तो उसका भविष्य कहीं ज्यादा उलझ जाएगा। सूलान ने गहरी सांस ली, खड़ी हुई और फिलहाल जांच बंद करने का पक्का फैसला किया। उनके मातहत ने फौरन पूछा कि क्या वो सच में जांच पूरी तरह रोक रही हैं। सूलान ने नतीजा निकाला कि निंग फेंग शायद उनकी मौजूदा समझ से कहीं परे का वजूद है और गहराई से खोजबीन करना उन्हीं के ऊपर आफत लाएगा। उन्होंने हुक्म दिया कि निंग फेंग से जुड़ी हर फाइल को सबसे ऊंचे स्तर पर वर्गीकृत करके सील कर दिया जाए।
चीवे ने फौरन सहमति जताई। चाहे जैसे भी देखा जाए, निंगफंग फिर भी बिना किसी ताकतवर सहारे वाला एक जवान लड़का ही था। जांच खत्म होने की खबर सुनकर उनके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया। हालांकि सुलान ने अभी पूरी तरह मामला नहीं छोड़ा था। उनका अगला निशाना बना दुआन, वो बॉडीगार्ड जो हमेशा निंगफिंग के साथ रहता था। उस शाम अपने घर वापस निंगफिंग सोफे पर लेटा रहा और एसोसिएशन की जांच वापस लेने की खबर सुनने के बाद लगातार आहें भरता रहा। ये एक अच्छी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन उसका ध्यान पहले से ही आगे के एडवांसमेंट्स पर टिका था। जब भी वो लेवल अप करता, गलती से कोई ना कोई सीक्रेट रियल्म तबाह हो जाता और इससे हमेशा भारी हलचल मचती। अब जबकि वो पहले से निगरानी में था, इसी तरह चलते रहने से आखिरकार अधिकारी उसके पीछे पड़ जाते। कुछ देर सोचने के बाद दुआन ने खुद फैल करते हुए एक नया हल सुझाया। उसने सरकार नियंत्रित संसाधनों से बचने और इसके बजाय जंगली सीक्रेट रियल्म्स को चुनौती देने का सुझाव दिया। हाल ही में अजीब घटनाएं तेजी से आम होती जा रही थीं और बेमालिक सीक्रेट रियल्म्स हर जगह उभर रहे थे। इनमें से कई को अधिकारियों ने छोड़ दिया था क्योंकि उनके पास इन्हें संभालने के लिए संसाधन नहीं थे। बाकियों पर पहले ही भूमिगत गुटों ने अपना इलाका घोषित कर लिया था। ये सुनकर निंगफिंग की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे आखिरकार आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया हो, और उसने फौरन दुआन से और जानकारी मांगी। दुआन ने सिर खुजाते हुए कबूल किया कि उसे अभी तक सिर्फ 2 जगहों के बारे में पता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो और ढूंढ सकता है। निंगफंग ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसे आखिरकार एक भरोसेमंद साथी मिल गया था और अब उसकी सबसे बड़ी मुसीबतें कहीं आसान लगने लगी थीं। उसने पहले थोड़ा आराम करने का फैसला किया, फिर कुछ फंड जुटाने के लिए अपने कुछ लूट को ब्लैक मार्केट में बेचने का, और फिर एक छोटा ब्रेक लेने का। अपनी मौजूदा ताकत के साथ आगे के एडवांसमेंट्स अब उतने भारी नहीं लगते थे। उनकी बातचीत खत्म होने के बाद दुआन अपने घर लौट गया। रास्ते में उसे अचानक एक अनजान अधेड़ उम्र के आदमी ने रोक लिया। ये आदमी पहले एक सीक्रेट रियल्म की घटना के दौरान सामने आया था और उसका इरादा समझना मुश्किल था। उसने पूछा कि क्या दुआन चेंगडू सिटी में रुककर काम करने में दिलचस्पी रखेगा, और दुआन ने पेशकश को फौरन ठुकराया नहीं। जांग जी उत्साह से चमक उठा, कान से कान तक मुस्कुराते हुए, जैसे उसे जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिल गया हो। अपनी उत्तेजना में उसने एक चमकता हुआ सुनहरा कार्ड निकाला। उसने समझाया कि ये शहर के टॉप एडवेंचरर्स के लिए सुरक्षित एक लिमिटेड एडिशन गोल्डन इम्यूनिटी कार्ड है, जिसके साथ अनगिनत सुविधाएं जुड़ी हैं। जब तक दुआन चेंगडू सिटी की रक्षा करने को राजी है, वो जो भी मांगे वो लगभग पूरा हो जाएगा। दुआन ने वो कार्ड लिया और ध्यान से हर कोण से जांचा, जिससे जांग जी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। जांग जी ने सुना था कि दूसरे इलाकों की कई प्रभावशाली हस्तियों ने पहले दुआन को भर्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन सीधे ठुकरा दिया गया था। उसे डर था कि चेंगडू जैसा छोटा शहर उसे रोकने के लिए कभी काफिज नहीं होगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट दुआन ने बस शुक्रिया कहा और बिना इनकार किए कार्ड अपनी जेब में डाल लिया। इतना सादा सा इशारा ही ये दिखाने के लिए काफी कौमी था कि उसने पेशकश स्वीकार कर ली है। जांग जी ने फौरन राहत की सांस ली, जैसे उसने अभी अभी कोई बेहद जरूरी मिशन पूरा किया हो। जांग जी के दिमाग में बस एक ही ख्याल बचा, दुआन जैसे ताकतवर वजूद के रुकने से चेंगडू सिटी पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। उस रात निंगफिंग जागता रहा, सोफे पर पसरा हुआ, अपने गेम में लेवल्स ग्राइंड करते हुए। जब आखिरकार नींद आने लगी, उसने क्लास ग्रुप चैट चेक की और पाया कि सब अब भी लगातार बातें कर रहे हैं। वो शिकायत कर रहे थे कि वो अपने जॉब एडवांसमेंट के लिए समय पर लेवल 30 तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि शहर का हर सीक्रेट रियल्म सील कर दिया गया था। निंगफंग चुपचाप बातचीत देखता रहा। उसके सारे क्लासमेट्स 16 साल की उम्र में अवेकन हुए थे और कॉलेज में दाखिल होने से पहले सबको अपना पहला जॉब एडवांसमेंट चाहिए था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ कुछ दिनों में वो सबको बहुत पीछे छोड़ चुका है। जैसे ही वो चैट को नजरअंदाज करने वाला था, किसी ने अचानक ताने भरे लहजे में निंगफिंग का नाम पुकारा। उस इंसान ने दावा किया कि जब पूरी दुनिया अफरा तफरी में है, तब सिर्फ कमजोर लोग ही आराम से गेम खेल सकते हैं। उत्सुकता में निंगफिंग ने उसकी प्रोफाइल खोली और पाया कि वो बस एक शरारती इंसान है जिसे दूसरों को उकसाना और बेइज्जत करना पसंद है। जैसे ही माहौल तनावपूर्ण होने लगा, चीवे सामने आई और बीच में दखल दिया। फौरन पूरे ग्रुप को शांत कर दिया। जिस स्टूडेंट ने बहस शुरू की थी, उसने फौरन अपने शब्द वापस ले लिए, सजा मिलने से डरते हुए, और जल्दी से विषय बदल दिया। कुछ पलों बाद किसी ने मॉन्स्टर्स के एक शहर को तबाह करने का वीडियो शेयर किया। चैट में दहशत फैल गई, क्योंकि अफवाहों में दावा किया गया कि शहर की सुरक्षा ढह गई है। यहां तक कि बागी, ज्यादा ताकतवर लोगों के तबाही मचाने की रिपोर्ट्स भी आईं। साथ ही
लोगों ने एक रहस्यमयी ताकतवर वजूद का भी जिक्र किया जिसने शहर को बचाया, जिससे हर कोई उत्सुकता और तारीफ से भर गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ची वे जिस रहस्यमयी हीरो की बात कर रही थी वो असल में निंगफेंग ही था। मैसेजेस पढ़कर उसे तनाव महसूस हुआ। ये एहसास होते ही कि दुनिया उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा नाटकीय ढंग से बदल रही है। वो अभी अभी असली ताकत के रास्ते पर कदम रखा था और उसका इरादा किसी भी चीज को इसमें रुकावट बनने देने का नहीं था। निंगफेंग के दिमाग में एक सादा लेकिन दृढ़ ख्याल कौंधा। अगर और मॉन्स्टर्स सामने आए तो वो हर आखिरी को बिना कोई निशान छोड़े मिटा देगा। ठीक उसी पल उसके शरीर के अंदर छिपा वजूद अचानक छिड़कर छींक पड़ा। वो हल्का सा कांपा, ये भांपते हुए कि कुछ अशुभ होने वाला है। अगले दिन सुबह निंगफेंग शांति से घर से निकला और अपनी योजना के मुताबिक सीधा युएनचिंग ट्रेडिंग एक्सचेंज की तरफ चल पड़ा। यांगशिंग पहले से वहां इंतजार कर रही थी। उसकी नजरें उस जवान लड़के पर टिकी थीं। हालांकि उसका जोश जल्दी ही उसे एक दूसरे एम्प्लॉई की बदजुबान गॉसिप का निशाना बना गया। उस औरत ने जलन में यांगशिंग का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि वो बेवजह परेशान हो रही है। वो लगातार कड़वी बातें कहती रहीं, ये कहते हुए कि यांगशिंग ने गलत इंसान का साथ दिया है और अपनी उम्मीदें एक पूरी तरह अविश्वसनीय शख्स पर लगा रही हैं। उसने ये तक कहा कि यांगशिंग को आखिरकार एक चोर समझे जाने वाले इंसान की हिफाजत करने की सजा भुगतनी पड़ेगी और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। यांगशिंग ने फौरन जवाब दिया, गुस्से में जिद करते हुए कि मिस्टर निंग कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसने ये भी बताया कि मास्टर वांग पहले ही सच जांचने के लिए लोग भेज चुके हैं। वो एम्प्लॉई निंगफेंग का मजाक उड़ाती रही, उसे बेकार का देर से अवेकन हुआ अनाथ बताते हुए जिसका कोई ताकतवर सहारा नहीं, ये कहते हुए कि उसके पास इतना कीमती सामान होने का कोई रास्ता ही नहीं। उसकी बेइज्जती और भी तीखी होती गई, यहां तक कि उसने लगभग ऐलान कर दिया कि निंगफेंग यकीनन वही चोर है। जैसे ही वो बेइज्जती करती रही, जमीन अचानक फट गई। एक तेज पत्थर का कांटा ऊपर उठा, बाल बाल उसे बचाते हुए और लगभग उसकी जान ले लेता। वो डर से ढेर हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया, जबकि वो रोते हुए रहम की भीख मांगने लगी। उसी वक्त एक ठंडी आवाज ने चेतावनी दी कि इतनी गंदी जुबान वाले किसी को भी इसे बंद रखना सीख लेना चाहिए। यांगशिंग हैरानी से जड़ हो गई, जबकि घबराई हुई एम्प्लॉई को फौरन एहसास हुआ कि किसी ने हमला किया है और उसने जल्दी से सिक्योरिटी बुला ली। यांगशिंग ने फौरन निंगफंग से सिक्योरिटी आने से पहले निकल जाने की गुजारिश की, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां आराम से झगड़ा किया जा सके। अगर वो मौके पर पकड़ा जाता तो हालात बेहद मुश्किल हो जाते। लेकिन कुछ भी सुलझने से पहले मास्टर वांग गार्ड्स के एक दस्ते के साथ अंदर आ धमके। पहले के उलट निंगफेंग की पहचान के बारे में और जानने के बाद उनका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। पहुंचते ही मास्टर वांग चिल्लाए, ये जानना चाहते हुए कि निंगफोंग की ट्रेडिंग एक्सचेंज के अंदर झगड़ा करने की हिम्मत कैसे हुई। निंगफोंग ने फौरन जवाबी हमला किया, उन्हें याद दिलाते हुए कि उन्होंने चुपचाप उसकी जांच की थी और झूठा उसे चोर करार दिया था। मास्टर वांग ने कोई संयम नहीं दिखाया और जिद की कि निंगफेंग शकी है, ये कहते हुए कि सच निंगफेंग खुद किसी से भी बेहतर जानता है। उन्होंने निंगफेंग का मजाक तक उड़ाया, ये दावा करते हुए कि वो उन्हें चुनौती देने के काबिल भी नहीं। जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, उनके पीछे खड़े दोनों विशालकाय बॉडीगार्ड्स निंगफेंग को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। निंगफेंग शांत बना रहा। फिर उसने मेयर द्वारा खुद उसे दिया गया वो खास काला अथॉरिटी कार्ड निकाला। दौड़ते हुए बॉडीगार्ड्स उसी पल रुक गए, जैसे उन्हें किसी ऐसी चीज से टकराना पड़ा हो जिसे वो चुनौती ही नहीं दे सकते। मास्टर वांग का चेहरा उस काले कार्ड का असाधारण दर्जा पहचानते ही मुर्दे जैसा पीला पड़ गया। उनके बगल में खड़ी एम्प्लॉई भी उतनी ही हैरान थी और जो उसने देखा उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। निंगफेंग खुद ही मुस्कुरा दिया। वो कार्ड साफ तौर पर उसकी उम्मीद से भी ज्यादा वजन रखता था। मास्टर वांग जल्दी से पूछने लगे कि ये कार्ड कहां से आया, लेकिन निंगफंग ने शांति से उसे वापस रख दिया और उनसे खुद ही जांच करने को कहा। मास्टर वांग घबरा गए और फौरन मदद के लिए अपने सीनियर को फोन किया। पूरा ट्रेडिंग सेंटर हालात तनावपूर्ण होने की वजह से बंद करना पड़ा। कुछ ही देर बाद ताई डोंगमिंग ने खुद अपनी आवाज में गुस्सा भरे मास्टर वांग को फोन किया। दूसरी तरफ से आवाज चिल्लाई कि जो भी ब्लैक कार्ड धारक को नाराज करने की हिम्मत करेगा उसे यकीनन मौत की तमन्ना है। मास्टर वांग पर फौरन ठंडा पसीना छा गया। उन्होंने जल्दी से दावा किया कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है, पूरी तरह जानते हुए कि ताई डोंगमिंग कोई सामान्य इंसान नहीं, चाहे वो कितनी भी सफाई दें। कॉल के दबाव ने उन्हें कंपा दिया और उन्हें चेतावनी दी गई कि निंगफेंग को फिर कभी न छुएं। ताई डोंगमिंग को यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बेवकूफी हो सकती है और उन्होंने ऐलान किया कि वो खुद आकर इसे संभालेंगे। कॉल खत्म होने के बाद मास्टर वांग लगभग गिर पड़े। ये समझ ही नहीं पा रहे थे
कि निंगफोंग का सबसे ऊंचे तबकों से क्या नाता है। घबराहट में कुनोने निनो उन्होंने दुआन से संपर्क किया और उसे बताया कि जो सामान वो चाहता था वो मिल गया है। उन्हें उम्मीद थी कि एक फोर्थ एडवांसमेंट ताकतवर को लाने से शायद हालात अब भी संभल जाएं। बाहर निंगफेंग शांति से यांग सिंह के साथ इंतजार कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जल्द ही ताई दोंगमिंग दौड़ते हुए पहुंचे। उनके पीछे दुआन एक भारी मौजूदगी के साथ चला आ रहा था। निंगफोंग एक पल के लिए ठिठका, ये सोचते हुए कि ताई दोंगमिंग और दुआन दोनों साथ में क्यों आए। यांग सिंह भी उतनी ही हैरान थी ये देखकर कि उसके जवान ग्राहक के इतने ताकतवर संबंध हैं। जैसे ही वो अंदर आए, ताई दोंगमिंग और दुआन ने उस एम्प्लॉई पर ठंडी नजरें गड़ा दी जिसने ये सारी मुसीबत खड़ी की थी। वो हवा में पत्ते की तरह कांपने लगी। उनका माहौल अकेला ही उसका हौसला तोड़ने के लिए काफी ही था। सहज बुद्धि से वो अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर मास्टर वैंग की तरफ मुड़ी, लेकिन उन्हें उससे भी बदतर हालत में पाया। बमुश्किल खुद को संभाले हुए मास्टर वांग पसीने से तरबतर थे और लगातार बड़बड़ाते जा रहे थे, ये जानते हुए कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ताई दोंगमिंग ने पहले उन दोनों को घुटनों पर बिठाकर माफी मंगवाने की योजना बनाई, लेकिन निंगफेंग ने ठंडे लहजे में इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। बिना कोई और बात किए ताई दोंगमिंग ने हुक्म दिया कि दोनों को फॉरेन ट्रेडिंग सेंटर से बाहर फेंक दिया जाए। मास्टर वांग और वो एम्प्लॉई हर सहारा खोने के बाद पूरी तरह पीले पड़ गए। गुस्से में मास्टर वांग ने अपना पूरा गुस्सा उस एम्प्लॉई पर उतारा। उन्होंने उसे कोसा और पीटा, हर चीज के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हुए, जबकि वो निराशा में रोती रही। ताई दोंगमिंग ने घिन से भौहें सिकोड़ी और अपने आदमियों को दोनों को बाहर घसीटने का हुक्म दिया। सब कुछ शांत होने के बाद उन्होंने देखा कि निंगफेंग यांग सिंह के हालात संभालने के तरीके से काफी संतुष्ट लग रहा है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि ट्रेडिंग सेंटर को लेकर निंगफेंग की राय बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं हुई है। ताई दोंगमिंग ने यांग सिंह की तरफ मुड़कर आज की उसकी मेहनत के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने ये भी वादा किया कि इस घटना की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। यांग सिंह शर्मा गई और नरम आवाज में जवाब देते हुए सिर झुका लिया, जबकि निंगफेंग थोड़ा शर्मिंदा सा दिखा। आखिरकार पूरी घटना उसी की वजह से शुरू हुई थी और यहां तक कि खुद मेयर को यहां लाना पड़ा। ताई दोंगमिंग हंसकर टाल गए, ये कहते हुए कि इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं, और उन्हें याद दिलाया कि अगर निंगफेंग और दुआन न होते तो शहर पहले ही किसी आफत का सामना कर चुका होता। फिर उन्होंने दोबारा खजाने की बात छेड़ी और पूछा कि क्या निंगफेंग को ट्रेडिंग सेंटर में कोई खास चीज चाहिए। निंगफेंग ने खुलकर बताया कि वो जांगवे मीटियोराइट नाम की एक चीज ढूंढ रहा है। इस अनजान नाम को सुनकर ताई दोंगमिंग और दुआन दोनों उलझन में पड़ गए और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या है। उनकी प्रतिक्रिया देखकर निंगफेंग को कुछ गड़बड़ लगने लगा। उसने फौरन अपनी बात बदल दी, ये कहते हुए कि उसने बस ये नाम ऑनलाइन देखा था, हालांकि असल में इसका ताल्लुक पिछली रात की उसकी एक खोज से था। उस रात निंगफेंग ने एक छोटे प्रयोग के तौर पर वो स्किल बुक जांची जो ची वेई ने उसे दी थी। ये असल में एक स्पिरिचुअल पावर मैनुअल था जो मेजस को लड़ाई के दौरान तेजी से ऊर्जा वापस पाने में मदद करता था। लेकिन जब निंगफेंग ने इसे छुआ, उसके शरीर के अंदर का सिस्टम ने अपने आप इसे बदल दिया, इसे डार्क एनर्जी के साथ मिलाकर पूरी तरह एक नई चीज में ढाल दिया। नतीजा एक बिल्कुल नई पैसिव स्किल थी जिसे डार्क कन्वर्जेंस पूल कहा जाता है। यह स्किल उसे माहौल में बची डार्क एनर्जी के शुद्ध निशानों को सोखकर उन्हें अपनी ताकत में बदलने देती थी। यही खोज असल वजह थी कि निंगफंग आज यहां आया था। लेकिन ताई दोंगमिंग और दुआन की प्रतिक्रिया ने दिखा दिया कि ये चीज आम नहीं है। हालात समझने के बाद ताई दोंगमिंग ने विदा ली और एक खास टेलीपोर्टेशन आइटम का इस्तेमाल करके चले गए। सिर्फ दोनों के बचने पर निंगफंग ने कोई जगह ढूंढकर आराम करने और तरोताजा होने का सुझाव दिया। इसके बजाय दुआन ने उसे अपने घर बुलाया, जो असल में एक विशाल विला निकला। साफ था कि चिन्यू एडमिनिस्ट्रेशन काबिल लोगों को बहुत महत्व देता है और कोई खर्च नहीं छोड़ता। निंगफंग अंदर जाते हुए हैरान रह गया, जबकि डुआन ने खुलकर उसे वहां रुकने की पेशकश की। लेकिन निंगफेंग किसी का फायदा उठाने वाला इंसान नहीं था, इसीलिए उसने इतना पैसा कमाने की योजना बनाई कि वो अपना घर बना सके। उसका मकसद ऐसा ही घर बनाना और सहूलियत के लिए डुआन के करीब रहना था। जब वो बातें कर रहे थे, डुआन के फोन पर अचानक एक नया मैसेज आया। दूसरी तरफ जांग जी को अभी अभी एक जरूरी रिपोर्ट मिली थी और उसने फौरन डुआन से संपर्क किया। उसने बताया कि हेडक्वार्टर से एक टीम हाल की असामान्य घटनाओं की जांच के लिए आई है और डुआन से मिलना चाहती है। ये खबर सुनने के बाद डुआन कुछ पलों के लिए खामोश हो गया और सहज बुद्धि से निंगफेंग की तरफ देखा। उस नजर ने निंगफेंग को रोक दिया, ये भांपते हुए कि मामला इतना सादा नहीं है। डुआन को चिंता हुई कि हेडक्वार्टर्स की टीम कहीं बहुत गहराई से दखल न दे और उस इंसान की योजनाओं में रुकावट न डाले जिसकी वो हिफाजत कर रहा था,
इसलिए उसने फौरन कॉल खत्म कर दी और तय किया कि सब कुछ निंगफिंग के फैसले पर छोड़ देगा। जांग जी की पूरी रिपोर्ट सुनने के बाद निंगफिंग ने अपनी ठुड्डी सहलाई और तय किया कि सतर्क रहना और बेवजह के खतरे से बचना ही बेहतर होगा। इसी बीच एक और रहस्यमयी ग्रुप भी इलाके की तरफ बढ़ रहा था। जगह ऊपर से शांत दिखती थी, लेकिन चिन्यू सिटी साफ तौर पर इससे कहीं ज्यादा कुछ छुपाए हुए थी। हेडक्वार्टर्स से आई इंस्पेक्शन टीम असल में क्षमताधारी लोगों का एक दस्ता था, जिसमें सूलान भी शामिल थी। ची वे भी उस टीम का हिस्सा थी। सूलान के हुक्म के तहत वो जांच कर रहे थे, जबकि स्कार्फ पहने एक आदमी लगातार उस रहस्यमयी इंसान के बारे में जवाब मांग रहा था जिसने शहर को बचाया, ये जिद करते हुए कि वो सच का पता लगाकर रहेंगे। अंतहीन सवालों का सामना करते हुए सूलान ने बस इतना जवाब दिया कि वो खुद उस इंसान से कभी नहीं मिली। स्कार्फ वाला आदमी उस पर दबाव डालता रहा, उस रहस्यमयी ताकतवर वजूद की कहानियों पर यकीन करने से इनकार करते हुए जिसने सीक्रेट रियल्म का पासा पलट दिया था। उसने दावा किया कि ये सब सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि सीक्रेट रियल्म इन्वेजन्स हमेशा अफरा तफरी भरी होती हैं और सिर्फ अफवाहों से इनका फैसला नहीं किया जा सकता। फिर भी छूटे हुए निशान इतने साफ थे कि टीम में कई लोगों को यकीन हो गया कि किसी किंग लेवल ताकतवर वजूद ने दखल दिया है। मन ही मन सूलान को पहले ही सच का अंदाजा हो चुका था, लेकिन वो निंगफंग की हिफाजत के लिए चुप रही, जिससे उसके बगल में खड़ी ची वेई को भारी दबाव महसूस हुआ। फिर जांग जी ने रिपोर्ट दी कि उसने दुआन को बुलाया था, लेकिन दुआन ने व्यस्त होने की वजह से मना कर दिया। स्कार्फ वाला आदमी फौरन मजाक उड़ाते हुए बोला कि फ्रीलांस एडवेंचरर्स भरोसे लायक नहीं होते और हमेशा अपनी मर्जी से चलते हैं। फिर भी सच का पता लगाने का उसका इरादा कभी नहीं डगमगाया।